Good morning. Good morning to all of you. Good morning, Ankit. गुड मॉर्निंग आनंद. चलिए स्टार्ट करें. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. मैं आपको कल पढ़ा रहा था इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कन्वर्टर, जिसके अंदर मैंने आपको वन पल्स कन्वर्टर बताया था. और मैंने आपको क्या बोला था वन पल्स कन्वर्टर में, यहाँ पर मैं लिख देता हूं मैंने किस कलर से क्या ड्रॉ कर रखा है. ये मैंने आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म जो ड्रॉ कर रखी है, ये किस केस में, यहाँ जो वी नॉट है वो विदाउट सोर्स इंडक्टेंस ड्रॉ कर रखा है. ठीक है, इस कलर से आई नो. और यहां से जो मैंने करंट आई एस ड्रॉ कर रखा है, ये भी विदाउट में है. अब मैं यहाँ पर कलर चेंज करके मैंने अलग से वेवफॉर्म ड्रॉ करवाई थी आपको. तो ये आपका आई एस किस में है, विद सोर्स इंडक्टेंस से. और इस कलर में जो मैंने ड्रॉ कर रखा है वो क्या था आपका आई एफ डी. और ये किस केस में था आपका, विद सोर्स इंडक्टेंस. अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी कलर में एक और वी नोट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा. ये वी नोट वोल्टेज की वेवफॉर्म किस केस में होगी, विद सोर्स इंडक्टेंस. तो मैंने इस वेवफॉर्म में किस कलर से क्या ड्रॉ कर रखा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो मैंने इस कलर से ड्रॉ कर रखा है आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ कर रखी है मेरे पास में. और सप्लाई मैंने लिख दिया कि सप्लाई मैंने इससे ड्रॉ कर रखा है. ठीक है, अब समझना. तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर, ये मेरे पास में क्या है, थायरिस्टर टी कंडक्ट कर रहा था. ये किस केस में था आपका, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में था. बट मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट पर, कहां पर, अल्फा पर. ये पॉइंट कौन सा आपका, अल्फा था. तो मैंने बोला अल्फा पर आपके पास में सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा होगा. और सोर्स करंट में सडन चेंज होगा तो आपका सर्किट में अगर सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट होगा, अगर सर्किट में, ये सर्किट आपके पास में, अगर सर्किट में आपका सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर जो सोर्स करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर उसमें सडन चेंज हुआ तो ये इंडक्टेंस अपोज करेगा. तब मैंने क्या बोला था बताओ आपको, कि यहां पर क्या होगा, सोर्स इंडक्टेंस सडन चेंज नहीं होकर वो एक सोर्स जो आपके पास में क्या होगा, करंट है, वो क्या रहेगा आपके पास में, एक रेट से इंक्रीज होगा. तो अपन ने यहाँ पर इसको एक रेट से क्या कर दिया था बताओ, इंक्रीज कर दिया. तब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास में करंट क्या हो रहा है, एक रेट से इंक्रीज हो रहा है. फिर मैंने क्या बोला कि यहां पर अगर सोर्स का करंट एक रेट से इंक्रीज हो रहा है तो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट डिक्रीज हो रहा होगा. ऐसा क्यों, तो क्योंकि अपन क्या एज्यूम करके चल रहे थे, सर्किट में आपका लोड क्या हाईली इंडक्टिव है. और अगर इसका करंट इंक्रीज होते होते आई नोट तक जाएगा तो ये आई नोट तक पहुंचेगा. तब उस टाइम अगर ये यहां से आई नोट बाई टू आया बाई चांस, तो यहां से कितना करंट आएगा, रिमेनिंग आई नोट बाई टू आएगा. टोटल करंट तो लोड में से कितना होना चाहिए, आई नोट. तब मैंने बोला कि आई एस करंट इंक्रीज होगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट क्या होगा, डिक्रीज. तो इसका मतलब यहाँ पर इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा था बताओ, थायरिस्टर और फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे थे. और ओवरलैप हो रहे थे, इसी एंगल को मैंने क्या बोला था, ओवरलैप एंगल. तो देखो ये पॉइंट क्या है, अल्फा. और ये एंगल कितना है, म्यू. तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, ये पॉइंट क्या होगा आपका, अल्फा प्लस म्यू. ये एंगल कितना है, ओवरलैप एंगल म्यू है. ये पॉइंट अल्फा है तो ये पॉइंट क्या होगा, ओमेगा टी में अल्फा प्लस म्यू हो जाएगा मेरे पास में. तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये अपन कल एक्सप्लेन कर चुके हैं. क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी को क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं. चलो ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं. कहां पर, तो मैंने अभी वोल्टेज की फॉर्म ड्रॉ नहीं करवाई है ओवरलैपिंग के साथ में. तो देखो मैं बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल में थायरिस्टर और फ्री व्हीलिंग डायोड, थायरिस्टर एंड फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों एक साथ में क्या होंगे, कंडक्ट होंगे. तो ड्यूरिंग ओवरलैपिंग में थायरिस्टर और फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा सर्किट में, तो वो अपन एनालिसिस करते हैं. तो मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूं कहां पर, ओनली ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल, ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल. और ओवरलैपिंग के टाइम पर क्या होगा बताओ, तो ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल के अंदर यहां पर क्या हो रहा होगा, थायरिस्टर एंड फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होगा बताओ, ऑन रहेगा. तो बोथ थायरिस्टर एंड फ्री व्हीलिंग डायोड वो क्या रहेंगे आपके पास में, ऑन स्टेट में रहेंगे. क्या होगा यहाँ पर, बोथ थायरिस्टर एंड फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों क्या रहेंगे, ऑन स्टेट में होंगे.
अगर ये दोनों ऑन है तो मैं बोल सकता हूं ये भी ऑन रहेगा और ये भी ऑन रहेगा। और अगर दोनों डिवाइस ऑन है तो यहां से मुझे क्या पता लगा बताओ, मेरा लोड क्या हो चुका है, शॉर्ट। ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल में लोड क्या हो चुका है, शॉर्ट, क्योंकि ये फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन है तो लोड अगर शॉर्ट हुआ है तो वी आउटपुट का वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि वी आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि लोड क्या हो चुका है, शॉर्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब समझना। तो यहां पर बताओ ये वीएल वोल्टेज कितना होगा, तो अब ये सप्लाई का जो प्लस होगा वो यहां पर इसके क्रॉस है, देखो ये जो माइनस होगा वो इधर से कहां पर आएगा, माइनस प्लस प्लस पर आएगा। तो ये इंडक्टर का वोल्टेज और सोर्स का वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा आपके पास में, इक्वल। तो ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल में लोड शॉर्ट हो चुका है, आउटपुट का वोल्टेज जीरो होगा, बट सप्लाई वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज दोनों क्या रहेगा आपके पास में, इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वीएल इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, वीएस। तो मुझे पता लगा कि ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल के अंदर जब थायरिस्टर और फ्रीव्हीलिंग डायोड दोनों एक साथ में कंडक्ट करेंगे तो वी आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके पास में, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन वेवफॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं कि ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल के अंदर वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा यहाँ पर, जीरो। और उसके बाद में अब बताओ कौन कंडक्ट कर रहा है, ओनली सिर्फ थायरिस्टर। यहां से लेकर यहां तक में कौन कंडक्ट कर रहा है, ओनली सिर्फ थायरिस्टर। और अगर मेरे पास में ओनली थायरिस्टर कंडक्ट किया और ये ऑफ रहा तो वी आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, सप्लाई। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पॉइंट के बाद में यहां पर क्या रहेगा, इस पॉइंट के बाद में ये आपके पास में, इस पॉइंट के बाद में पाई प्लस अल्फा के बाद में वी आउटपुट इक्वल टू कितना आएगा, वीएस। तो यहां पर आप ड्रॉ कर लो, वी आउटपुट इक्वल टू कितना आएगा, वीएस। नेक्स्ट, यहां पर फिर से कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, थायरिस्टर एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड। अगर थायरिस्टर और फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहे हैं फिर से लोड शॉर्ट होगा, आउटपुट का वोल्टेज जीरो होगा। इसमें कौन कंडक्ट कर रहा है, ओनली कौन कंडक्ट कर रहा है, सिर्फ फ्रीव्हीलिंग डायोड। और फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, लोड को फिर से शॉर्ट कर देगा, तो वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो यहां तक आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। और टू पाई प्लस अल्फा के बाद में जो प्रोसेस होगा वो अल्फा के बाद में जो हुआ होगा रिपीटेशन होगा। तो यहां पर देखो फिर से ओवरलैपिंग आएगी, तो यहां पर थायरिस्टर एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड दोनों कंडक्ट करेंगे तो वी आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। और यहां से क्या होगा आपके पास में, वी आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा। और इस पॉइंट पर आने के बाद में फिर से आपका थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इसके बाद में क्या हो जाएगा, रिपीट, क्योंकि इसके बाद में थायरिस्टर ऑन रहेगा। तो वी आउटपुट में क्या आएगा, वीएस। तो देखो टू पाई से लेकर टू पाई प्लस अल्फा में जो हुआ होगा ये पॉइंट आपका टू पाई प्लस अल्फा है ना, ये पॉइंट टू पाई प्लस अल्फा है। तो मैं बोल रहा हूँ टू पाई से टू पाई प्लस अल्फा में वो कहां पर होगा, जीरो टू अल्फा में। तो यहां पर भी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो ये मेरे पास में आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आएगी। तो देखो पहले यहां पर आउटपुट वोल्टेज आ रहा था, यहां पर पहले आउटपुट वोल्टेज आ रहा था विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में। लेकिन जब सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट हुआ तो यहां पर इतने पार्ट का जो आउटपुट वोल्टेज उसने क्या कर दिया बताओ, जीरो कर दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इतने पार्ट में मेरे पास में आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो। तो यहां पर अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या हो चुका होगा, जीरो। और ये आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो गया होगा, जीरो। तो ये मेरे पास में जीरो किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ सोर्स इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जीरो हो चुका है। इसका मतलब पहले जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा था उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या होगा, रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज। ये मेरे पास में क्या होगा, रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज। कि आउटपुट वोल्टेज में इतना रिडक्शन हो चुका है मेरे पास में, क्लियर है। तो ये मैं इसमें वेवफॉर्म के अंदर जल्दी से बताओ, ये रिडक्शन हुआ है मेरे पास में इतना आउटपुट वोल्टेज के अंदर किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सोर्स इंडक्टेंस की वजह से, क्लियर है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, उससे पहले भी आया हुआ है। कंटिन्यू अगर आप 4 या 5 साल में देखोगे तो 3 साल क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले 5 साल में 3 साल यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास में इस तरह की वेवफॉर्म आएगी तो मैं बोल सकता हूँ ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल के अंदर आउटपुट वोल्टेज में रिडक्शन हुआ है। अब मुझे पूछा जाएगा बताओ कि ड्यूरिंग किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सोर्स इंडक्टेंस की वजह से आउटपुट वोल्टेज में कितना रिडक्शन होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, कितना रिडक्शन हुआ है ये बताओ। तो चलो कितना रिडक्शन हुआ है उसको निकालने के लिए अपन एनालिसिस करते हैं। तो समझना, मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल में वीएल और वीएस दोनों इक्वल। तो वीएल को तो मैं क्या लिख सकता हूं, एल एस इंटू डी आई एस बाई एल एस इंटू क्या होगा आपके पास में, डी आई एस बाई डी टी। डी आई एस बाई डी टी इक्वल टू वी एस क्या होगा बताओ, वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी। तो यहां से बताओ डी आई एस इक्वल टू कितना होगा, वीएम डिवाइड बाय एल इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। मैं यहां से एल एस का इधर एक काम करो, एल एस को उधर ही रहने दो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास में वीएम और यहां से क्या आएगा एल एस, और
dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर करंट निकालना है। एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड से इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, ठीक है, तो करंट मुझे पता लग जाएगा। तो यहाँ से एक काम करो, दोनों साइड से अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा समझना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो आप मुझे बताओ कहां से कहां तक मैं बात कर रहा हूं, ये मैं कब बात कर रहा हूं, ओनली ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल के अंदर। ओवरलैप एंगल का मतलब म्यू, म्यू के अंदर बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, ओनली इस म्यू एंगल के अंदर बात कर रहा हूं। तो देखो समझना, वेवफॉर्म के अंदर ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल में आपका सोर्स करंट कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, तो ये विड्थ कितनी थी आपकी आई नोट। ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल के अंदर इस म्यू एंगल के अंदर क्या हो रहा है, इस म्यू एंगल में आपका सोर्स करंट कहां से कहां जा रहा है बताओ, जीरो से आई नोट में जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल सोर्स करंट में चेंज कितना हो रहा है, जीरो से आई नोट में चेंज हो रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर आप यहां पर लिखोगे लिमिट, तो सोर्स करंट में कितना चेंज हो रहा है, जीरो से आई नोट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बताओ लिमिट मुझे लिखनी है, लेकिन लिमिट इस बार किसकी लिखनी है, dt की। यहां मैंने dt को मल्टीप्लाई किया तो मैं इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, dt के रेस्पेक्ट में। बट आप मुझे बताओ ये जो वेवफॉर्म में अपने लिखा हुआ है ये सारा किस में है, ओमेगा टी में है। ये पॉइंट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा है, ये पॉइंट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा प्लस म्यू है, क्योंकि ये एंगल म्यू था तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस म्यू। तो ये लिमिट ओमेगा टी की है, बट मुझे इंटीग्रेशन किस में करना है, dt के अंदर करना है। तो बताओ लिमिट क्या होगी, तो ओमेगा टी इक्वल टू अगर अल्फा है तो बताओ टी इक्वल टू कितना होगा, अल्फा बाई ओमेगा। तो ये लिमिट क्या होगी, अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा, और ये क्या होगा, अल्फा प्लस म्यू डिवाइड बाय ओमेगा। जल्दी से बताओ, इन लिमिट में किसी को कोई डाउट, इन लिमिट में किसी को कोई डाउट। हाँ जेई में पूछ सकता है, आरएससीबी में पूछ सकता है, जितेंद्र पूछ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये टॉपिक गेट में भी अभी बहुत पूछ रहा है, तो आरएससीबी में पूछा जा सकता है। और अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बोला था ना 2014 में जो आरएससीबी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 32 क्वेश्चन गेट के रिपीट हुए थे। इस लिमिट में किसी को कोई डाउट है क्या, कि सोर्स करंट जीरो से आई नोट जा रहा है कब, अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा से अल्फा प्लस म्यू बाय ओमेगा। ओमेगा क्यों किया हुआ है, क्योंकि मैं dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं। क्लियर है, dt क्यों लिया, dt लिया नहीं है मैंने यहां पर vl इज इक्वल टू vs लिखा। जब vl इक्वल टू vs लिखा तो मैंने vl की वैल्यू क्या लिख दी, ls इंटू डी आई एस बाई डी टी। फिर मैंने dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने dt को जब मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा दोनों साइड से तो dt के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन होगा, तो फिर मैं लिमिट किसकी लिखनी पड़ेगी, मुझे dt की लिमिट लिखनी पड़ेगी। क्लियर है, चलो समझना नेक्स्ट। अब इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, तो आपके पास में क्या आ रहा है, आपको इंटीग्रेट किसको करना है, आपको इंटीग्रेट करना है अल्फा कहां से कहां तक, जीरो से लेकर आई नोट में इंटीग्रेट करना है एल एस इंटू डी आई एस को, और अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू के अंदर वीएम क्या रहा आपके पास में, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में वीएम साइन ओमेगा टी को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो वीएम साइन ओमेगा टी को dt के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बताओ क्या आएगा, ls तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जीरो से आई नोट में dis का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई नोट। नेक्स्ट vm और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, मैंने आपको बताया था कोस ऑफ लोअर लिमिट माइनस कोस ऑफ अपर लिमिट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो कोस ऑफ लोअर लिमिट कितनी है, अल्फा, कोस ऑफ अपर लिमिट कितनी है, माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। बट साइन ओमेगा टी का dt में इंटीग्रेशन क्या होगा, डिवाइड बाई ओमेगा और आएगा, तो यहां पर डिवाइड बाई क्या कर दिया मैंने, ओमेगा, ठीक है, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा डिवाइड बाई ओमेगा और होगा। इस ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या जाएगा, ओमेगा एल एस इंटू आई नोट इक्वल टू वीएम, और यहां से आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। तो मैंने आपको क्या बोला कि एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा कि बताओ बिकॉज ऑफ सोर्स इंडक्टेंस की वजह से एवरेज रिडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज, एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ रिडक्शन कितना हुआ है, अगर आप यहां पर चेक करोगे वेवफॉर्म के अंदर, ये वेवफॉर्म है आपके पास में, एवरेज रिडक्शन कितना हुआ, तो बताओ रिडक्शन कहां से कहां तक में हुआ। पहले समझ लेना मैं किस तरीके से लिखूंगा, एवरेज रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में पहले आपका आउटपुट क्या आ रहा था, यहां पर वीएम साइन ओमेगा टी। सुन लेना, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में पहले वीएम साइन ओमेगा टी आउटपुट आ रहा है जो रिड्यूस हो चुका है। तो मैं क्या बोलूंगा, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में
Vm sin ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर दूं, उतना रिडक्शन हो रहा है, बट एवरेज रिडक्शन की बात कर रहा हूं मैं। एवरेज रिडक्शन का मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय टाइम पीरियड में कर दूं, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो अल्फा से लेकर अल्फा प्लस यू में जो साइन आउटपुट में आ रहा था वो रिड्यूस हो चुका है। तो अल्फा से लेकर अल्फा प्लस यू में Vm sin ओमेगा टी को इंटीग्रेट करके डिवाइड बाय में टाइम पीरियड कर दूं तो वही मेरा एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज होगा। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि एवरेज रिडक्शन मुझे निकालना है, तो मैंने क्या बोला कि अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर देता हूं। तो देखो Vm साइन, ये इंटीग्रेटेड तो किया हुआ है मैंने, Vm साइन ओमेगा टी को अल्फा से लेकर अल्फा प्लस यू में इंटीग्रेटेड तो किया हुआ है मैंने, डिवाइड बाय यहां पर ओमेगा और कर देना है ना, यहाँ डिवाइड बाय ओमेगा और कर देना क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में। तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में मैंने यहाँ पर साइन को इंटीग्रेट किया हुआ है, और साइन को इंटीग्रेट किया हुआ यही मेरा रिडक्शन होगा, ठीक है। ये मेरा रिडक्शन है, Vm cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस म्यू। लेकिन मैंने क्या बोला, एवरेज रिडक्शन निकालना है, तो डिवाइड बाय इसमें टाइम पीरियड कर दूं मैं। तो डिवाइड बाय अगर मैं टाइम पीरियड करूंगा तो क्या होगा समझ लेना। तो यहां से क्या आएगा, ओमेगा एल एस इंटू आई नॉट, और ये आपका रिडक्शन आ रहा है तो Vm cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस म्यू। और अगर मैं डिवाइड बाय टाइम पीरियड अगर इधर 2 पाई करूंगा तो यहां पर भी डिवाइड बाय टाइम पीरियड क्या करना पड़ेगा, 2 पाई। और 2 पाई क्यों कर रहा हूं, तो अगर आप वेवफॉर्म में चेक करोगे तो देखो हर 2 पाई में रिडक्शन हो रहा है, आगे रिपीटेशन होगा। 2 पाई के अंदर एक बार रिडक्शन हुआ है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज रिडक्शन के लिए मैंने क्या किया हुआ है, डिवाइड बाय यहां पर टाइम पीरियड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम पीरियड 2 पाई। इसके अंदर किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट। सचिन वेट करो, मैंने ऐसा मेथड क्यों यूज किया, लिमिट, इस लिमिट में डाउट है क्या किसके अंदर, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में, तो मैं साइन ओमेगा टी को डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। तो मैंने बोला कि अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में, आप अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में साइन ओमेगा Vm साइन ओमेगा टी को डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, यही रिडक्शन हुआ है। तो इस Vm और cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस म्यू होगा, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना कर दो, 2 पाई, तो वो यही वैल्यू आएगी। तो मैंने बोला ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो टाइम पीरियड अगर इधर 2 पाई का डिवाइड हुआ है तो यहां पर भी क्या होगा, 2 पाई का डिवाइड होगा। सत्यम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, कैसे ले सकते हो आप डी ओमेगा टी या डी टी दोनों को कैसे ले सकते हो। अरे यार इधर देखो, आप कंफ्यूज ही हुए जा रहे हो। चलो इधर समझना, मैंने सोचा इतना इंटीग्रेशन तो इंजीनियर है, इतना इंटीग्रेशन तो सर हमें आता होगा, बट मुझे ये इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा। इसको मैं साइड में करा देता हूँ ना, साइड में मैं इंटीग्रेशन करवा देता हूँ। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, समझना, अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा को अल्फा प्लस म्यू डिवाइड बाय ओमेगा, और यहां से Vm साइन ओमेगा टी को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया हुआ है। अब समझना, ये लिमिट किसकी है, dt की है, ये लिमिट किसकी है, dt की है। मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं अगर किसी को डाउट आ रहा है तो। देखो अब Vm कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, और dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो अल्फा बाय ओमेगा और अल्फा प्लस म्यू बाय ओमेगा, ठीक है। ये लिमिट अप्लाई करनी है, बट ये ध्यान रखना ये लिमिट किसकी है, dt की लिमिट है, टाइम की लिमिट है, डी ओमेगा टी की लिमिट नहीं है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये Vm मेरे पास में, Vm माइनस में ही है, माइनस Vm डिवाइड बाय, माइनस यहां से कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय ओमेगा कॉमन ले लिया। अब बताओ कोस ओमेगा, और टी की लिमिट है ये, तो टी की लिमिट है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस म्यू बाय ओमेगा माइनस, और यहां से क्या आ जाएगा बताओ, कोस ओमेगा, और टी की जगह क्या आएगा, अल्फा बाय ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, माइनस Vm डिवाइड बाय ओमेगा, और यहां आएगा ओनली कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू माइनस कोस ऑफ अल्फा।
और जब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कोस अल्फा आगे चला जाएगा और ये माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू हो जाएगा। अरे इतना इंटीग्रेशन तो अपने को आता ही है ना यार। अब ऐसे में कंफ्यूज कैसे हो रहे हो? सुरेश बोल रहे डिवाइड बाय सर ओमेगा भी तो आएगा, अल्फा प्लस म्यू बाय ओमेगा होना चाहिए था। हाँ वो करके सही बात है। सत्यम आप बोल रहे हो वो सही बात है। आप ये बोल रहे हो कि सर अपन एक काम करें ना, इसको यहां पर इंटीग्रेशन में मैं डायरेक्ट वीएम बाय ओमेगा कर दूं, इसको डी ओमेगा टी कर दूं और ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, क्या कर सकते हैं? ठीक है कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर क्या करो, अल्फा से अल्फा प्लस म्यू में कर दो और यहां ओमेगा टी कर दो, तो डिवाइड बाय बैलेंस के लिए ओमेगा का आप डिवाइड कर दो, वो काम आप कर सकते हो। लेकिन मैं एक प्रोसेस से चल रहा हूं, ठीक है आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो समझना। तो देखो यहां से क्या होगा, ये अगर मैंने अगर इसको इंटीग्रेट किया हुआ है तो यहां से ये वैल्यू आ रही है और एवरेज के लिए मैंने डिवाइड बाय 2 पाई कर दिया, तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? ओमेगा क्या होगा आपके पास में 2 पाई है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा एफ एल एस आई नोट। तो यहां से होगा एफ एल एस इंटू आई नोट इक्वल टू होगा वीएम डिवाइड बाय 2 पाई कोस ऑफ एल्फा माइनस कोस ऑफ एल्फा प्लस म्यू। तो यही क्या होगा मेरे लिए डेल्टा वी डी नोट, इसको अपन क्या बोलते हैं डेल्टा वी डी नोट, वी डी नोट। और डेल्टा वी डी नोट का मतलब भी क्या होगा यहाँ पर नोटेशन का मतलब एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज। तो अगर आपको कभी भी एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज बोला जाए तो एफ एल एस इंटू आई नोट या फिर वीएम डिवाइड बाय 2 पाई कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू, ये आपका एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये फॉर्मूले यूज करने हैं, नहीं तो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि विद सोर्स इंडक्टेंस बताओ एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विद सोर्स इंडक्टेंस एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना है। ठीक है तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बताओ विद सोर्स विद एल एस एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो आप एक काम कर सकते हो क्या, वी नोट डैश आपको विद एल एस निकालना है, तो आप मुझे बताओ विदाउट एल एस में से रिडक्शन माइनस कर दें, विदाउट एल एस में से क्या माइनस कर दें अपन, डेल्टा वीडी नोट को माइनस कर दें जितना रिडक्शन हो रहा है, विदाउट एल एस में जितना रिडक्शन हो रहा है माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे पास में नेट आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो विदाउट एल एस ये जो आउटपुट वोल्टेज है किस केस में था, विदाउट एल एस के अंदर विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में था, तो मैं बोल रहा हूं विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में से मैं रिडक्शन माइनस कर रहा हूं। तो विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या था बताओ, वीएम डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 1 प्लस कोस अल्फा, ये मैंने कल आपको लिखाया था। विदाउट एलएस में ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, माइनस रिडक्शन कितना आ रहा है, तो आप वेव फॉर्म में चेक कर लो रिडक्शन कितना आ रहा है, वीएम अपॉन 2 पाई कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू, तो आप इसको माइनस कर दो, वीएम डिवाइड बाय 2 पाई कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। तो यहां से काम करो वीएम डिवाइड बाय 2 पाई और वीएम डिवाइड बाय 2 पाई आप कॉमन ले लो, वीएम डिवाइड बाय 2 पाई कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा 1, ये है प्लस कोस अल्फा और माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोस अल्फा दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से क्या बचेगा ओनली कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। तो अगर आपको एग्जाम में सोर्स इंडक्टेंस दे दिया जाए या फिर आपको एग्जाम में क्या करेगा, वो आपको फायरिंग एंगल भी दे देगा, ओवरलैप एंगल भी दे देगा और पूछेगा बताओ विद सोर्स इंडक्टेंस में एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, विद सोर्स इंडक्टेंस के अंदर एवरेज आउटपुट वोल्टेज का क्या रहेगा। ठीक है सही एकदम सही है ऋषि। तो मतलब ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा। अब आप बोलोगे सर अगर यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना था तो आपने इतनी मेहनत क्यों की, ठीक है आप ये काम तो वेवफॉर्म से भी कर सकते थे। अरे ये काम तो मैं वेवफॉर्म से भी कर सकता हूं ना, वेवफॉर्म से क्या कर सकता हूं मैं, तो देखो यहां से काम करो आउटपुट कहां से कहां तक में आ रहा है, तो विद एलएस में अल्फा प्लस म्यू से लेकर पाई तक आउटपुट आ रहा है, तो अल्फा प्लस म्यू से लेकर पाई में मैं इंटीग्रेट कर दूं किसको, वीएम साइन ओमेगा टी को। देखो आप इंटीग्रेट करके देख लो, आप बोलोगे सर नेट एलएस आपको निकालना तो टाइम पीरियड तो 2 पाई है और अल्फा से लेकर कहां से अल्फा प्लस म्यू से लेकर पाई तक, अल्फा प्लस म्यू से लेकर पाई तक में आपका आउटपुट आ रहा है वीएम साइन ओमेगा टी आ रहा है डी ओमेगा टी। सर इसको इंटीग्रेट कर लेते ना फॉर्मूला आ जाता, देखो वीएम डिवाइड बाय 2 पाई ये हो जाएगा कोस ऑफ लोअर लिमिट माइनस कोस ऑफ अपर लिमिट, कोस पाई कितना होता है -1 माइनस माइनस प्लस, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अरे आ सकता है नहीं आ सकता है,
अरे सेम फॉर्मूला यहां से आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। तो ये सेम फॉर्मूला मैं यहां से भी ला सकता था वेवफॉर्म से, फिर मैंने इतना सारा डेरिवेशन क्यों किया, इतना सारा डेरिवेशन क्यों किया, मैंने अलग तरीके से निकाला, ठीक है। तो समझना ऐसा डेरिवेशन मैंने क्यों किया। तो मैंने आपको बोला कि एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज है, तो एवरेज डेल्टा वीडी नॉट इक्वल टू दिस आया था। मैं एक काम करूं, आप मुझे तो ये भी तो हो सकता है डेल्टा वीडी नॉट, अरे डेल्टा वीडी नॉट की वैल्यू एफएलएस आई नॉट भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है। तो अभी मैंने ये वैल्यू यूज की, अगर मैं एफएलएस इंटू आई नॉट यूज करूं तो बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं सेकंड फॉर्मूला बनाऊं मैं, तो सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, वी नॉट डैश इक्वल टू, विदाउट एलएस में तो कितना है, वीएम डिवाइड बाय 2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा, और ये डेल्टा वीडी नॉट एफ एल एस इंटू आई नॉट भी तो हो सकता है, और ये डेल्टा वीडी नॉट एफ एल एस इंटू आई नॉट भी तो हो सकता है। इसका मतलब यहां पर दो फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला हो सकता है या फिर ये फॉर्मूला। अगर मैं वेवफॉर्म से ड्रॉ करवाता तो बस ये एक ही फॉर्मूला आता, ठीक है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला निकल के नहीं आता। तो मैंने जो डेरिवेशन कराया हुआ है वो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए किया हुआ है कि वी नॉट डैश जो है वो वीएम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कोस एल्फा और माइनस एफ एल एस इंटू आई नॉट भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। अब एग्जाम में वो क्या करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा समझना, आपको बोलेगा कि विद सोर्स इंडक्टेंस एवरेज आउटपुट वोल्टेज इतना है, ये वी नोट आपको वी नोट डैश आपको देके रखेगा, ठीक है, वीएम आपको गिवन होगा, ठीक है, वी नोट डैश आपको गिवन होगा, वीएम आपको गिवन होगा, एफ एल एस और आई नोट गिवन होगा। तो देखो यहां से वी नोट डैश गिवन है, वीएम गिवन है, एफ एल एस आई नोट हो, तो आपसे पूछेगा बताओ फायरिंग एंगल अल्फा कितना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फायरिंग एंगल अल्फा निकालने के लिए। फिर आपसे पूछेगा बताओ ओवरलैप एंगल म्यू कितना होगा, तो ये अल्फा यहां पुट करोगे और यहां से क्या निकालोगे म्यू। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल बनेगा वो न्यूमेरिकल दोनों फॉर्मूले यूज करवा के आपसे आंसर निकलवाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है, तो यहां से दोनों फॉर्मूले यूज करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये आपका है विद सोर्स इंडक्टेंस 1 पल्स कन्वर्टर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है, विद एलएस के साथ में दो फॉर्मूले हो सकते हैं यहाँ पर। जल्दी से बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। हाँ न्यूमेरिकल में कराऊंगा, न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा इसके ऊपर, अभी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं विद सोर्स इंडक्टेंस, फिर उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, ये वेवफॉर्म होगी। कंप्लीट। तो ये आपका होगा विद एलएस। अब देखो गेट में 2 या 3 साल पहले क्या क्वेश्चन आया था, कन्वर्टर आज कंप्लीट हो जाएगा जितेंद्र, आज कन्वर्टर कंप्लीट हो जाएगा। गेट में क्या क्वेश्चन पूछा था, तो गेट में उन्होंने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि ये मेरे पास में एक डायोड D1 है, ये एक डायोड D1 है, और यहां पर पूछा था ये आपके पास में क्या डायोड D2 है, लोड आपके पास में हाईली इंडक्टिव है, और उन्होंने बोला था सोर्स इंडक्टेंस भी प्रेजेंट है, और ये आपका एसी सोर्स वोल्टेज है, लोड करंट कांस्टेंट है, ये उन्होंने एजम्पशंस दिया हुआ था। उन्होंने बोला था कि विद सोर्स इंडक्टेंस में डायोड D1 और डायोड D2 दोनों कितने कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेंगे, क्या पूछा था आपसे कि दोनों कितने कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ था D1 मोर देन 180, D2 लेस देन 180, सी बी ऑप्शन D1 मोर देन 180, D2 मोर देन 180,
नेक्स्ट सी ऑप्शन होगा D1 लेस देन 180, D2 मोर देन 180, और डी ऑप्शन होगा D1 लेस देन 180 एंड D2 लेस देन 180। ये क्वेश्चन पूछा था 2 या 3 साल पहले कि इस सर्किट में सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट है, ये दोनों डायोड D1 D2 है, बताओ D1 और D2 दोनों कितने कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेंगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। इस केस में डायोड D1 और D2 दोनों कितने कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेंगे, क्या आंसर होगा। डायोड D1 एंड D2 का कंडक्शन एंगल बताना है आपको कि दोनों कितने कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेंगे। कितने कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेंगे। जिग्नेश बी, सत्यम सी, अंकित सी, ऋषि सी, सी ऑप्शन मैक्सिमम सभी का क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए देखते हैं कौन कितने कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा। सी, D1 लेस देन 180 एंड D2 मोर देन 180। चलिए समझना, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। कभी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन में ना अंदाज नहीं लगाना है कि ऊपर वाले का नाम लेके अच्छा बी हो सकता है या ए हो सकता है, वैसा काम नहीं। जब तक आप यहां से 100% श्योर ना हो ना कि यही आंसर होगा, तब जाके आपको आंसर लगाना, नहीं तो जो मार्क्स आ रहे होंगे ना वो भी नेगेटिव मार्किंग करवा दोगे आप। ठीक है, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। कैसे होगा समझना। तो अभी आपने शायद आई थिंक प्रोसेस नहीं देखा कि मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया आपको क्वेश्चन को। आप, मैंने जो प्रोसेस यूज किया था ना, आप अगर वो प्रोसेस यूज करते आपका आंसर आ जाता। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस ये था कि मैंने सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन करने से पहले मैंने विदाउट सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सोर्स इंडक्टेंस को मैंने एक्सप्लेन करने से पहले विदाउट सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन किया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो समझना, अगर मैं विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में बात करूं, समझ लेना, ये सपोज मेरे पास में क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, और आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है वहां पर कि जल्दी से आप क्वेश्चन कैसे करोगे। तो समझ लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे। तो यहां पर आपको सोर्स करंट ड्रॉ करना है, यहां पर आपको वी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना है, जब आपके पास सप्लाई है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, वी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करूंगा इससे, और यहां से क्या आएगा, ठीक है समझना। ये मेरे पास में पॉइंट क्या है, तो मैं पॉइंट मान के चल रहा हूं, ये पॉइंट मेरे पास में क्या है, अल्फा था। लेकिन यहां पर तो डायोड है, डायोड में तो फायरिंग एंगल अल्फा चाहिए ही नहीं। इसका मतलब है यहां पर कोई फायरिंग एंगल अल्फा नहीं होगा, यहां पर कोई भी फायरिंग एंगल अल्फा नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और इधर से क्या आएगा, माइनस। तो मैं बोला डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड D1 क्या है, फायरिंग पल्स नहीं चाहिए, फॉरवर्ड बायस से ये ऑन हो जाएगा। और अगर ये ऑन हो गया तो आप मुझे बताओ, ये सप्लाई को रिवर्स बायस कर देगी, D2 ऑफ हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, तो V आउटपुट में इक्वल टू कितना आएगा, VS। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि ये V आउटपुट में कितना आएगा, मेरे पास में VS ही आएगा। ये मैं यहाँ पर V नॉट ड्रॉ कर रहा हूँ इस कलर से, तो V नॉट इक्वल टू कितना होगा, VS होगा। और यहाँ पर लोड करंट कांस्टेंट है, तो बताओ D1 ऑन है, तो मैं बोलूंगा यहाँ से जो सप्लाई करंट आ रहा होगा और आई नोट करंट आ रहा होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो मैं बोलूंगा कि सोर्स, ये मेरे पास में क्या होगा, करंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, आई नोट करंट के इक्वल होगा जब तक डायोड D1 ऑन रहेगा। तो ये मैंने बोल दिया, ये करंट आई नोट है। और यहाँ पर कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है इस केस में, तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है बताओ, डायोड D1। यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पर डायोड D1 कंडक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, डायोड D1 को क्या कर देगा, रिवर्स बायस। और डायोड तो आपको पता है कि रिवर्स बायस में क्या रहता है, ऑफ। ये ऑफ रहेगा, बट ये करंट कांस्टेंट होना चाहिए, तो इंडक्टर अपोज करके D2 को ऑन कर देगा। यानी पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन ऑन रहेगा, D2। और D2 ऑन रहेगा तो बताओ सप्लाई से कितना करंट आएगा, 0। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर D2 ऑन रहेगा तो सप्लाई में से कितना करंट आएगा, 0। फिर से इसके आगे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद में आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिपीट। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पूरे में कौन कंडक्ट करेगा बताओ, यहाँ पर D2 कंडक्ट करेगा। और आउटपुट का वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। क्योंकि लोड क्या हो चुका है, यहाँ पर लोड क्या हो चुका है, शॉर्ट। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब रफली मैंने बना दिया है, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस ऐसी वेवफॉर्म आएगी।
अब मैं बोल रहा हूं कि विद सोर्स इंडक्टेंस अगर मैं एनालिसिस करूं तो देखो यहां पर आपका सोर्स करंट सडन चेंज हो रहा है, यहां पर आपके सोर्स करंट में सडन इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां पर सोर्स करंट में सडन डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर सोर्स करंट सडन इंक्रीज हो रहा है और सोर्स करंट में सडन इंक्रीज हो रहा है, तो सोर्स इंडक्टेंस सोर्स करंट में सडन चेंज का अपोज करेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये सोर्स करंट सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता है, तो ये सोर्स करंट जो होगा वो क्या रहेगा आपके पास में एक रेट से इंक्रीज होगा। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, ये जो सोर्स करंट होगा वो मेरे पास में एक रेट से इंक्रीज होगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये सोर्स करंट क्या हो रहा होगा मेरे पास में एक रेट से इंक्रीज होगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, और ये सोर्स करंट का मतलब क्या हुआ बताओ, डायोड D1 का करंट। अरे सोर्स करंट का मतलब क्या हुआ, डायोड D1 का करंट। तो यहां पर डायोड D1 का करंट एक रेट से इंक्रीज होते होते आई नोट पर जा रहा होगा। तो आप मुझे बताओ इस टाइम ड्यूरेशन में डायोड D1 का करंट इंक्रीज होते होते आई नोट तक जब तक नहीं जाएगा तब तक D2 भी कंडक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां से आई नोट बाई 2 आया तो रिमेनिंग आई नोट बाई 2 D2 में से आना चाहिए, और जब D1 में से आई नोट आ गया तो D2 में से कितना आएगा, 0। तो मैं क्या बोलूंगा, इसी टाइम ड्यूरेशन में D2 का करंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो इसका मतलब है इस टाइम ड्यूरेशन में कौन कौन कंडक्ट करेगा, D1 एंड D2 कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पर D1 में से आई नोट करंट आ रहा है, अगर यहां से आई नोट करंट आ रहा है तो लोड में से आई नोट चाहिए, तो करंट क्या रहेगा, D1 ही कंडक्ट करेगा, यहाँ पर ओनली D1 कंडक्ट करेगा। लेकिन अब बताओ फिर से सडन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, और फिर से सडन चेंज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर इंडक्टेंस अपोज करेगा, ये करंट फिर से रेट से डिक्रीज होगा। अब ये किसका करंट डिक्रीज हो रहा है, D1 का करंट डिक्रीज हो रहा है। अगर D1 का करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इस केस में क्या होगा, D1 का करंट डिक्रीज हो रहा होगा, तो यहां पर क्या होगा बताओ, D2 का करंट इंक्रीज हो रहा होगा। ये मेरा D2 का करंट था, D2 का करंट यहां से 0 आ रहा था, अब D2 का करंट यहां से क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब है इतने पार्ट में फिर से कौन कंडक्ट करेगा, D1 D2। अब ओनली किस में से करंट आएगा, सिर्फ D2 में से करंट आएगा, तो यहां पर ओनली कौन कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट करेगा। तो आप रफली अगर ऐसे वेवफॉर्म बना लेते ना तो आपका आंसर ही आ जाता। देखो इधर, ठीक है, तो समझना, यहां पर आप मुझे बताओ इसमें कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, अरे इसमें कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, तो D1 D2। यहां पर कौन कंडक्ट कर रहा है, D1। ये पॉइंट क्या होता है, पाई। ये पॉइंट क्या होता है, 2 पाई। तो देखो पूरे पाई में D1 कंडक्ट तो कर ही रहा है, साथ में थोड़े से टाइम के लिए D2 भी कंडक्ट कर रहा है। देखो D1 यहां पर भी आ रहा है, पाई के बाद में भी D1 आ रहा है, इसका मतलब D1 यहां से लेकर यहां तक कंडक्ट कर रहा है, तो D1 क्या बताओ, मोर देन 180। नेक्स्ट, D2 चेक करोगे तो पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा है, लेकिन प्लस थोड़ा सा पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आ रहा है। अरे क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है, दोनों के अंदर कंडक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है बताओ, D1 और D2। तो D1 पाई से ज्यादा जा रहा है, D2 यहां पर तो ही है लेकिन एक्स्ट्रा पॉजिटिव हाफ साइकिल में और आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, D1 और D2 दोनों ही मोर देन 180 के लिए कंडक्ट करेंगे। अरे क्लियर है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन यहां से आता है कि सोर्स इंडक्टेंस के साथ में पूछता है, तो पहले आप विदाउट सोर्स इंडक्टेंस बनाना, फिर जहां जहां सडन चेंज हो रहा होगा वहां पर आप उसको अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गेट का ही क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कंप्लीट। नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन पूछेगा समझना, और आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये गेट में पूछा हुआ एक बार कि इफ, आपसे बोलेगा कि इफ VS, इफ F LS और I नोट is increased without changing, increased without changing VS, without changing VS, देन म्यू पर क्या इफेक्ट होगा, जल्दी से बताओ, देन म्यू पर क्या होगा। आपसे बोल दिया जाए कि आपका F LS और I नोट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन VS का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, VS चेंज नहीं होना चाहिए, तो बताओ म्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जल्दी से आंसर बताओ।
म्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जल्दी फास्ट। म्यू क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? म्यू क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी से आंसर बताओ। म्यू क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? म्यू क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। चलो समझना, इंक्रीज होगा डिक्रीज, बाकी सभी का आंसर नहीं आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है समझना। तो देखो मैंने आपको अभी लिखा है एक फॉर्मूला डेल्टा वीडी नोट का। डेल्टा वीडी नोट मैंने क्या बोला, वो होता है एफ एल एस आई नोट इक्वल टू वीएम डिवाइड बाय पाई, वीएम अपॉन 2 पाई cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस म्यू। आप वेवफॉर्म से भी देख सकते हो, नहीं तो यहां से भी देख सकते हो। मैंने क्या बोला कि एफ एल एस और आई नोट इनमें से कोई भी एक पैरामीटर इंक्रीज हो जाए, तो आप मुझे बताओ एफ एल एस और आई नोट अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर ये वैल्यू इंक्रीज हुई तो आप मुझे बताओ रिडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे अगर इनमें से एक भी पैरामीटर अगर इंक्रीज हुआ तो रिडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब रिडक्शन इंक्रीज होगा, बट वीएम आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। मैंने क्या बोला है कि वीएम क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट। अब वीएम कांस्टेंट है और आपको पता है कि रिडक्शन जो है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि रिडक्शन बढ़ना चाहिए। अब बताओ रिडक्शन कब बढ़ सकता है, तो ये कांस्टेंट है, तो बताओ ये ओवरऑल वैल्यू बढ़े, क्या कब पॉसिबल है, जब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो, बताओ आपके पास में इंक्रीज हो। अब ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या हो, तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इनसाइड वाली, ये वैल्यू डिक्रीज हो। अरे समझ में आ रहा है, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि ये कोस अल्फा प्लस म्यू डिक्रीज हो, और कोस अल्फा प्लस म्यू डिक्रीज हो तो आप मुझे बताओ कोस की वैल्यू कम कहां पर होती है, जब एंगल मेरे पास में क्या हो, जितना ज्यादा होगा कोस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसका मतलब है कोस अल्फा प्लस म्यू, ये जो लिखा हुआ है मैंने, कोस अल्फा प्लस म्यू जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। कोस अल्फा प्लस म्यू, कोस अल्फा प्लस म्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज। और आपको पता है कि कोस की वैल्यू डिक्रीज कब हो सकती है, जब म्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज। अरे समझ में आ गया, म्यू क्या होना चाहिए आपके पास में, इंक्रीज। बफरिंग हो रही है क्या, बफरिंग हो रही है? चलो ठीक है, रुको, सही होने दो, वेट करो। सही हो जाए बता देना। अभी भी बफरिंग हो रहा है? जल्दी सभी बताओ बफरिंग हो रहा है क्या? अब सही है? अब सही है? चल ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर एफ एल एस और आई नोट अगर इंक्रीज होगा तो मैंने बोला डेल्टा वीडी नोट इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, तो आप मुझे बताओ वीएम, मैंने बोला कि वीएस कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास में, इंक्रीज। और ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी तभी डेल्टा वीडी नोट इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि एफ एल एस आई नोट इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने बोला ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब कोस अल्फा प्लस म्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज। और आपको पता है कोस की वैल्यू कम कब होती है, जब एंगल जितना ज्यादा हो। इसका मतलब म्यू क्या होगा, इंक्रीज। तो आप यहां से वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, म्यू क्या हो रहेगा। रुक रहा है क्या? रुको एक बार मैं पूछता हूँ। अब ठीक है,
चलो ठीक है, समझ लो फिर से एक बार। मैंने क्या बोला कि एफ एल एस और आई नोट इंक्रीज हो रहा है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी डी नोट इंक्रीज होगा, यानी रिडक्शन इंक्रीज होगा। अब रिडक्शन इंक्रीज होगा, बट मैंने बोला वीएस कांस्टेंट रहना चाहिए। वीएस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वीएम कांस्टेंट रहना चाहिए, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। बट अगर ये वैल्यू बढ़ी तो रिडक्शन बढ़ना चाहिए, और आपको पता है रिडक्शन के तो ये भी इक्वल है, तो ये वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताओ ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तभी तो आपका रिडक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होगा, तो कोस अल्फा प्लस म्यू जितना कम होगा, ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी, उतना ही ओवरऑल वैल्यू ये क्या होगी मेरे पास में बढ़ेगी। तो कोस अल्फा प्लस म्यू जितना कम होगा, उतना ही कोस अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू ज्यादा होगा। और आप मुझे बताओ कोस की वैल्यू कम कब होती है, जब एंगल जितना ज्यादा होगा। इसका मतलब म्यू जितना ज्यादा होगा, इसकी ओवरऑल वैल्यू कम होगी, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, म्यू क्या रहेगा मेरे पास में, म्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो यहां से अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वेवफॉर्म से समझना। मैंने क्या बोला, एफ एल एस और आई नोट इंक्रीज, यानी ये पहले आई नोट की लाइन है। अगर मैं आई नोट इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर आई नोट की लाइन ये हो जाए, तो अब बताओ क्या होगा, ये करंट इंक्रीज होते होते यहां पर जाके आई नोट के इक्वल होगा, और आपका ये जो करंट होगा फ्रीव्हीलिंग डायोड का करंट, वो यहां से डिक्रीज होगा। आप यहां से भी चेक कर सकते हो म्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये चीज आप वेवफॉर्म से भी चेक कर सकते हो, अगर आपने आई नोट बढ़ा दिया तो ये करंट यहां पर जाके इक्वल होगा आई नोट के, तो आपका म्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है। कोई डाउट इसके अंदर, जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, देन म्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, समझना, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इफ सेकंड पॉइंट आपसे पूछेगा, इफ एफ if Vs is increased without changing F, Ls and I naught, then म्यू पर क्या इफेक्ट होगा, जल्दी बताओ। अगर मेरे पास में क्या हो रहा है, Vs इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस बार F, Ls और I naught चेंज नहीं होना चाहिए, तो म्यू पर क्या इफेक्ट होगा, तो म्यू पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन कांस्टेंट, जल्दी बताओ, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर रिमेन कांस्टेंट। डिक्रीज, जय डिक्रीज, डिक्रीज। हाँ अनिल, गुड मॉर्निंग, कंप्लीट, ठीक है। अब समझना, डिक्रीज जिसका आंसर आ रहा है वो एकदम सही है। कैसे, रीजन समझना, कि आपको मैंने अभी क्या लिखा है, डेल्टा बी डी नोट इक्वल टू क्या होता है, एफ एल एस आई नोट, और वो क्या होगा आपके पास में, वीएम डिवाइड बाय 2 पाई कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। इस बार क्या है बताओ, तो ये तीनों वैल्यू क्या है मेरे पास में, कांस्टेंट है। अगर तीनों वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो ये भी मेरे पास में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, यानी रिडक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए। बट मैंने क्या बोला, इस बार वीएम बढ़ रहा है, अरे वीएस बढ़ रहा है ना, यानी वीएम बढ़ रहा है, तो आप मुझे बताओ अगर वीएम बढ़ा, बट मैंने बोला कि ये तीनों कांस्टेंट है तो रिडक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वीएम की वैल्यू बढ़ी है तो आप मुझे बताओ फिर तो रिडक्शन बढ़ जाएगा, जबकि रिडक्शन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वीएम बढ़ा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी इसमें जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उतना डिक्रीमेंट इधर हो जाए, तो इन दोनों का ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन मेरे पास में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मैं बोल रहा हूं कि ये वीएम बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। और ये ओवरऑल वैल्यू कम कब हो सकती है, जब मेरे पास में क्या हो, ये वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। सॉरी, हाँ, ओवरऑल वैल्यू क्या हो, ये वैल्यू क्या हो मेरे पास में, ज्यादा हो। और आप मुझे बताओ ओवरऑल कोस की वैल्यू कब ज्यादा होती है, जब कोस के कोस के अंदर एंगल की जितना भी क्या होगा, कम होगा। कोस के अंदर एंगल जितना कम होगा उसके ओवरऑल वैल्यू उतनी ही क्या होगी मेरे पास में, ज्यादा। तो फिर मुझे यहां से क्या समझ में आया कि म्यू जितना कम होगा उतना कोस अल्फा प्लस म्यू मेरे पास में क्या होगा, ज्यादा होगा, और ओवरऑल वैल्यू मेरे पास में क्या होगी, कम। तो यहां से क्या बोल सकते हो आप कि म्यू क्या होगा आपके पास में, डिक्रीज। क्लियर है, अरे क्लियर है। आप इस तरीके से देख सकते हो, यहां से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इन फॉर्मूले से बना सकते हो। वहां पर डिक्रीज जिसका भी आंसर आ रहा है एकदम सही है। तो इन दोनों पॉइंट में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
फर्स्ट ये था आपका पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ये था आपका। और ये होगा आपका सेकंड पॉइंट। कंप्लीट। तो यहां तक क्या कंप्लीट है आपका? वन पल्स कन्वर्टर विद सोर्स इंडक्टेंस कंप्लीट है। तो देखो, जब मैंने वन पल्स कन्वर्टर विद सोर्स इंडक्टेंस मैंने आपको पढ़ाया, तो तब मैंने पहले क्या किया बताओ? पहले आपको मैंने विदाउट सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन किया। विदाउट सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन किया, और किसके लिए? लोड हाईली इंडक्टिव के लिए। फिर मैंने उसमें सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट देखा। तो सिमिलरली अब अपन टू पल्स कन्वर्टर जब अपन पढ़ेंगे, तो टू पल्स कन्वर्टर पहले किसे देखेंगे? विदाउट सोर्स इंडक्टेंस। फिर अपन कब देखेंगे? विद सोर्स इंडक्टेंस। तो देखो समझना, ये मेरे पास में क्या है? टू पल्स कन्वर्टर है। ये मेरे पास में टू पल्स कन्वर्टर है। और यहां पर भी क्या एज्यूम करके चलेंगे अपन? लोड अपना क्या है? हाईली इंडक्टिव। यहां पर क्या होगा? सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट होगा। और ये होगा आपका सप्लाई का प्लस माइनस वीएस। और ये इंडक्टर का वोल्टेज होगा वीएल। यहां से सोर्स करंट आ रहा होगा आईएस। यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा टी1 आई टी1। यहां से करंट क्या होगा? आई नॉट। ये आपका थायरिस्टिक क्या होगा? टी1 टी3 टी2 टी4। ठीक है। अब पहले मैं क्या करूंगा? इस टू पल्स कन्वर्टर को मैं विदाउट सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन करूंगा, और फिर अपन क्या करेंगे इसके अंदर? विद सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन क्या मैं आपको टू पल्स कन्वर्टर हाईली इंडक्टिव लोड के लिए विदाउट सोर्स इंडक्टेंस वाली चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं? जल्दी से बताओ, क्या टू पल्स कन्वर्टर हाईली इंडक्टिव लोड विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या? टू पल्स कन्वर्टर हाईली इंडक्टिव लोड एक्सप्लेन कर चुका हूं विदाउट सोर्स इंडक्टेंस आपको। और मैं मान के चल रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कहां पर? बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई प्लस अल्फा कंटीन्यूअस कंडक्शन के अंदर। ठीक है। तो मैं कंटीन्यूअस कंडक्शन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वो चीज आती है। ठीक है, क्योंकि अब मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको विदाउट सोर्स इंडक्टेंस। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मैं मान के चल रहा हूं कि वो चीजें आपको आती है, आपको पता है। अब मैं इसके अंदर सोर्स इंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, बस वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तब उस टाइम पर इसकी ये वेवफॉर्म बन के आई थी। देख लो, चेक कर लो। जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तब उस टाइम पर ये वेवफॉर्म बन के आई थी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये वेवफॉर्म आपको बनाना आता है। ये सारी वेवफॉर्म कब बनाई हुई है मैंने? विदाउट सोर्स इंडक्टेंस के अंदर। कहां पर ये? विदाउट सोर्स इंडक्टेंस के अंदर। और यहां पर आउटपुट वोल्टेज इस तरह का आया था। अगर आप ईएससी का एग्जाम दोगे, तो ईएससी में कन्वेंशनली क्वेश्चन भी आया हुआ है। कन्वेंशनली भी पूछता है कि इफेक्ट विद इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस एक्सप्लेन करो। आपका टू पल्स कन्वर्टर या वन पल्स कन्वर्टर पूछ सकता है आपको। ये वेवफॉर्म आई थी आपके पास ना आउटपुट में। इस वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बता दो। इस वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक इस वेवफॉर्म के अंदर? इस वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैं आपको दो तीन बार भी बनवा चुका हूं पहले से ही। कंटिन्यूअस कंडक्शन में यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी क्या आता है, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कितनी बार कि 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस एल्फा। तो ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला कब आता है? ये आता है आपका विदाउट सोर्स इंडक्टेंस। अब समझना, अब विद सोर्स इंडक्टेंस क्या होगा, तो वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, यहां से अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा में यहां पर कौन कंडक्ट करता है? T1 T2। पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा में कौन कंडक्ट करता है? T3 T4। तो 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में वो कहां पर आएगा? जीरो से अल्फा में कौन कंडक्ट करेगा? T3 एंड T4 कंडक्ट करेगा। फिर मैंने क्या बोला था?
कि जब तक T1 T2 कंडक्ट करता है, सर्किट डायग्राम मैंने क्या बोला था कि जब भी मेरे पास में क्या होगा, T1 T2 कंडक्ट करेगा तो यहां से सप्लाई करंट आ रहा होगा, थैरेस्टर T1 का करंट और आई नोट करंट सारे इक्वल होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि T1 T2 जब भी कंडक्ट करेगा वेवफॉर्म के अंदर, T1 T2 कंडक्ट करेगा तो सप्लाई करंट आई नोट करंट, या आई नोट मैंने कांस्टेंट मान रखा है, ये वेवफॉर्म किसकी है, करंट आई नोट की है। तो आई नोट करंट और आईएस करंट दोनों इक्वल होगा और T1 थैरेस्टर करंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। T3 T4 जब कंडक्ट करेगा तो आईएस इक्वल टू माइनस आई नोट आता है और T1 में से करंट कितना फ्लो होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर T3 एंड T4 फ्लो कंडक्ट कर रहा है। ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि विद सोर्स इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखो, अगर आप सर्किट में जाओगे और सर्किट में आप सोर्स इंडक्टेंस चेक करोगे, तो अगर ये सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट हुआ तो यहां सोर्स करंट के अंदर सडन चेंज का ये क्या करेगा, अपोज। ठीक है, ये जो सोर्स इंडक्टेंस होगा, सोर्स इंडक्टेंस इस सोर्स करंट में अगर सडन चेंज हुआ तो सोर्स करंट में सडन चेंज का क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, देखो, जब तक T1 T2 कंडक्ट करता है, ठीक है, समझना, जो मैं पॉइंट बोला हूं ढंग से सुनना। जब तक T1 T2 कंडक्ट करेगा, T1 T2 कंडक्ट करेगा तो यहां से मैंने बोला था आईएस और आई नोट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और मैं बोल रहा हूं कि अगर सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट हुआ तो वो सोर्स करंट में सडन चेंज का अपोज करेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि सोर्स करंट में सडन चेंज नहीं हो सकता है। और मैं बोल रहा हूं कि जब T1 T2 कंडक्ट कर रहा था तो सोर्स करंट और IT1 करंट इक्वल था। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि सोर्स करंट में सडन चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर तो T1 थारिस्टर के करंट में भी सडन चेंज नहीं हो सकता है। अरे सोर्स करंट में सडन चेंज नहीं हो सकता है तो T1 थारिस्टर के करंट में भी सडन चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, फिर तो यहाँ पर सोर्स करंट एक रेट से बढ़ेगा, तो फिर T1 थारिस्टर करंट भी क्या हुआ, एक रेट से इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब तक T1 T2 करंट सोर्स करंट और IT1 करंट दोनों इक्वल होता है तो सोर्स करंट में सडन चेंज नहीं हो सकता है, तो T1 करंट में भी सडन चेंज नहीं हो सकता है। ये पॉइंट आई थिंक क्लियर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा आई थिंक, तो समझना। अब मैं क्या बोल सकता हूं, इस वेवफॉर्म में देखो, अल्फा पर अगर आप चेक करोगे तो सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा है। अल्फा पर आप चेक करोगे सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा है। पाई प्लस अल्फा पर चेक करोगे सोर्स करंट में सडन डिक्रीमेंट हो रहा है। 2 पाई प्लस अल्फा पर सोर्स करंट में फिर से सडन इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा में सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा है। ठीक है, और सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा है तो सोर्स इंडक्टेंस यहाँ पर क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या बोल रहे हो आशीष? कंटिन्यूस कंडक्शन या हाईली इंडक्टिव लोड का मतलब क्या होगा? हाईली इंडक्टिव लोड का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूस कंडक्शन तो रहेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू डियर। हर समझना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पर सोर्स करंट में सडन चेंज नहीं हो सकता है तो सोर्स इंडक्टेंस का अपोज करेगा। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जब तक T1 T2 कंडक्ट करता है, T1 T2 कंडक्ट करेगा तो उस केस में यहां पर क्या होगा बताओ, T1 T2 कंडक्ट करेगा तब सोर्स करंट और IT1 करंट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सोर्स करंट सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता है तो T1 करंट भी सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता है। और आपको इतना पता है कि जब सोर्स करंट और दोनों इक्वल होते हैं करंट, देखो यहाँ पर आई नोट और यहाँ पर भी देखो आई नोट है, दोनों इक्वल है जब तक T1 T2 कंडक्ट करेगा तब। तो देखो ये सोर्स आपका जो थारिस्टर T1 का ये जो करंट है, ये थारिस्टर T1 का जो करंट है वो सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता है, समझ लेना। ये T1 का करंट सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स करंट अगर रेट से बढ़ेगा तो T1 का करंट भी क्या होगा, एक रेट से इंक्रीज होगा। तो मैं बोल सकता हूं ये T1 का करंट सडन इंक्रीज नहीं हो सकता है, ये एक रेट से इंक्रीमेंट होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। तो मैं यहाँ पर दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं वेवफॉर्म, तो समझना यहां पर क्या होगा कि ये T1 का करंट जो होगा वो एक रेट से इंक्रीज होगा। T1 का करंट क्या होगा बताओ, एक रेट से इंक्रीज होगा। T1 की बात कर रहा हूं, T1 मतलब क्या होगा, T1 T2 दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये T1 का करंट जो होगा वो एक रेट से इंक्रीज होगा और जब T1 में से आई नोट आने लग जाएगा, ये करंट किसका था बताओ, IT1 T2 का करंट है। ठीक है, तो T1 T2 का करंट एक रेट से इंक्रीज हो रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, कहीं मिड पॉइंट पर, किसी अदर पॉइंट पर बात करूं, तो यहां पर मिड पॉइंट में से कितना करंट आ रहा होगा, ओवरऑल करंट आई नोट है तो उसका कुछ कम करंट आ रहा होगा, आई नोट बाय 2। तो देखो वेवफॉर्म में यहाँ पर अप्लाई, सर्किट में अप्लाई करो कि अगर ये T1 का करंट एक रेट से इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तो अगर मैं सपोज मान के चल रहा हूं कि T1 में से अगर आई नोट बाय 2 करंट आया, समझ लेना,
सपोज T1 में से I नॉट बाई 2 करंट आया, बट लोड अपन क्या मान के चल रहे हैं, हाईली इंडक्टिव, और लोड हाईली इंडक्टिव होने का मतलब है ये तो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, और ये क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ये करंट कांस्टेंट रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूं T1 में से I नॉट बाई 2 करंट आ रहा है, तो रिमेनिंग I नॉट बाई 2 कहां से आना चाहिए, फिर तो T3 में से आना चाहिए। अरे रिमेनिंग I नॉट बाई 2 कहां से आना चाहिए, आपका T3 में से आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, क्यों, क्योंकि मेरे पास में अगर यहां का करंट इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो इधर का करंट क्या हो रहा होगा मेरे पास, अगर ये करंट इंक्रीज होते होते T1 में से ही I नॉट आ जाएगा, अगर यहां से I नॉट आ जाएगा T1 में से, तो फिर मैं बोलूंगा लोड में भी I नॉट चाहिए, तो T3 में से कोई करंट नहीं आएगा। बट अगर T1 में उसमें से कुछ करंट आया, कम करंट आया, तो रिमेनिंग करंट कहां से आएगा, T3 में से। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फिर तो क्या होगा, जब तक ये T1 का करंट इंक्रीज होते होते I नॉट तक नहीं पहुंचेगा, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, T1 का करंट जब तक इंक्रीज होते होते I नॉट तक नहीं पहुंचेगा, तब तक क्या होगा, T3 भी साथ में कंडक्ट करेगा, बट T3 का करंट कम होगा, क्योंकि यहां से I नॉट पर चला गया तो ये जीरो आना चाहिए, तो T1 का करंट बढ़ेगा तो T3 का करंट क्या होगा, कम होगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं वेव फॉर्म में, कि यहां पर क्या हो रहा होगा, बताओ, T1 का करंट बढ़ रहा है तो T3 का करंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ये मैंने किसका करंट लिया हुआ है, बताओ, T3 का करंट, क्योंकि इससे पहले यहां पर कौन कंडक्ट कर रहा है, देखो T3 T4, तो ये जो करंट है वो T3 का करंट है। जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, यहां तक बताओ जल्दी से, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी फास्ट, किसी को कोई डाउट यहां तक, अरे यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है, समझना। तो फिर तो मैं क्या बोल सकता हूं, इतने टाइम ड्यूरेशन में T1 T2 भी कंडक्ट करेगा और साथ में यहां पर T3 T4 भी कंडक्ट करेगा, तो अपन यहां पर क्या बोल सकते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में यहां पर क्या हो रहा होगा, T1 T2 एंड T3 T4 सारे कंडक्ट करेंगे, कितने एंगल के अंदर, तो इस एंगल में। तो ये जो मेरे पास में एंगल है, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि इतने एंगल में यहां पर कौन कौन सी डिवाइसेस कंडक्ट करेगी, बताओ, T1 T2 T3 एंड T4 सारे कंडक्ट करेंगे, लेकिन कुछ इंस्टेंट के लिए कंडक्ट करेंगे, लेकिन जब मैंने सर्किट बनाया था तब मैंने क्या बोला, T1 T2 कंडक्ट करेगा, तब तक T3 T4 ऑफ रहना चाहिए, लेकिन यहां पर कुछ एंगल के लिए T1 T2 और T3 T4 दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यही एंगल मेरा क्या होगा, ओवरलैप एंगल होगा म्यू, यानी ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल में यहां पर T1 T2 T3 T4 सारे ऑन रहेंगे। तो आप मुझे बताओ, अब यहां से जो करंट, अब ओनली किसमें से करंट आएगा, जब T1 T2 में से I नॉट करंट आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा अब यहां पर ओनली कौन कंडक्ट करेगा, सिर्फ T1 T2। तो यहां पर क्या होगा, इस टाइम ड्यूरेशन में T3 का करंट कितना रहेगा, जीरो, T3 का करंट कितना रहेगा, जीरो, ठीक है। तो यहां पर T3 का करंट जीरो है, यहां से T1 T2 में से I नॉट आ रहा होगा, बट देखो फिर से यहां सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा है, और सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा है, यहां पर इसमें कौन कंडक्ट करेगा, इसमें सिर्फ ओनली T1 T2। देखो अब यहां पर सोर्स करंट में सडन चेंज हो रहा है, तो सोर्स इंडक्टेंस फिर से अपोज करेगा, और ये T1 T2 का जो करंट है वो करंट क्या होगा, फिर से सडन चेंज नहीं हो सकता है, तो एक रेट से डिक्रीज होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक रेट से डिक्रीज होगा, तो यहां से बताओ T3 T4 का करंट इंक्रीज होगा फिर तो, क्योंकि T1 T2 में से अगर जीरो आ गया, अगर इस सर्किट में अगर मैं चेक करूं कि T1 T2 में से जीरो करंट आया, तो रिमेनिंग करंट कहां से आएगा, आई नॉट करंट कहां से आएगा, T3 एंड T4 में से आएगा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि वेवफॉर्म के अंदर यहाँ T1 T2 का करंट डिक्रीज हो रहा होगा, T3 T4 का करंट इंक्रीज हो रहा होगा, और जब T3 T4 में से करंट आई नॉट आ जाएगा, जब T3 T4 में से आई नॉट करंट आ जाएगा, तो बताओ T1 T2 में से कितना करंट आएगा, जीरो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इतने एंगल के लिए, समझ लेना, इतने एंगल के लिए यहां पर क्या होगा, बताओ, इस टाइम ड्यूरेशन में, तो यहां पर T1 T2 T3 एंड T4 सारे ऑन रहेंगे, तो इस एंगल के लिए क्या होगा यहां पर, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, इस एंगल के लिए यहां पर T1 T2 T3 एंड T4 सारे ऑन रहेंगे, तो ये एंगल म्यू ही होगा। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर सारे ऑन है, तो ये मेरे पास में क्या होगा, अब इसके बाद में ये किसका करंट था, बताओ, T3 का। अब बताओ T1 T2 में से कितना करंट आ रहा है, जीरो करंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि T1 T2 यहां पर ऑफ रहेगा, तो आगे ओनली कौन कंडक्ट करेगा, यहां पर सिर्फ T3 एंड T4,
ठीक है। अब बताओ यहां पर आके फिर से सडन चेंज हो रहा है और फिर से सडन चेंज हो रहा है, तो इसके बाद का प्रोसेस आपका फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट। T3 T4 का करंट डिक्रीज होगा और T1 T2 का करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसका आगे का प्रोसेस पूरा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो यहां से आप, क्योंकि आपको पता है कि 2 पाई के बाद में आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां पर फिर से कौन कंडक्ट करने लग जाएगा, बताओ थायरिस्टर। यहां पर कौन कंडक्ट करेगा, T1 T2 T3 एंड T4, और फिर से 2 पाई प्लस अल्फा के बाद यहाँ पर T1 T2 कंडक्ट करने लग जाएगा इस पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में जो पार्ट आ रहा है वो कहां पर आएगा, 0 से अल्फा में। तो आप देख सकते हो 0 से अल्फा में ओनली यहाँ पर T3 T4 ही कंडक्ट कर रहे हैं, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में। यहाँ पर मैंने बोल दिया यहाँ पर कौन कंडक्ट करेगा, ओनली T3 एंड T4। तो ये आपके पास है। अभी मैंने कौन से करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ की है, ये ध्यान रखना। मैंने अभी कौन से करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ की है, तो मैंने ड्रॉ की है सिर्फ अभी थायरिस्टर के करंट की वेवफॉर्म, T1 T2 की वेवफॉर्म और T3 T4 की वेवफॉर्म। सप्लाई करंट की वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ होगी, तो समझना। सडन चेंज क्यों डिक्रीज कर रहा है, इंडक्टर अपोज करेगा ना। अगर यहां पर इस सर्किट में अगर ये सोर्स करंट में सडन चेंज हुआ और मैंने बोला T1 T2 जब तक कंडक्ट कर रहा है तो सोर्स करंट और IT1 करंट सेम है, तो बोला हूं सोर्स इंडक्टेंस, अगर सोर्स करंट में सडन चेंज नहीं हो सकता है तो फिर T1 के करंट में भी सडन चेंज नहीं हो सकता है। तो बोला ये एक रेट से बढ़ रहा होगा या एक रेट से कम हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर एक रेट di/dt रेटिंग मैंने बोल दिया, किसी एक रेट से बढ़ रहा होगा और किसी एक रेट से क्या हो रहा होगा, कम, बट सडन चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस टाइम ड्यूरेशन में कौन कंडक्ट कर रहा है, तो मुझे यहां से पता लगा कि यहां पर T3 एंड T4 कंडक्ट कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इस सर्किट में जब तक T3 T4 कंडक्ट करेगा, T3 T4 कंडक्ट करेगा, तो ये आई नोट करंट T4 से होते हुए सोर्स में फ्लो होते हुए T3 में से करंट फ्लो होगा। तो बताओ IS और I नोट, ये करंट तो कांस्टेंट रहना चाहिए, और T3 T4 कंडक्ट करेगा तो IS और I नोट दोनों क्या होगा मेरे पास में, इक्वल होगा, लेकिन IS माइनस I नोट के इक्वल होगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि अगर T3 T4 कंडक्ट कर रहा है तो यहां पर जो करंट होगा IS जो होगा वो माइनस I नोट ही होगा। अरे जब भी T3 T4 यहां पर भी T3 T4 कंडक्ट कर रहा था तो सप्लाई करंट IS इक्वल टू कितना था, माइनस I नोट। बट अगर आप चेक करोगे इस पॉइंट के बाद में कहां पर, तो अल्फा प्लस म्यू पर, अल्फा प्लस म्यू पर, तो अल्फा प्लस म्यू पर आने के बाद में यहां पर कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है, बताओ इतने टाइम ड्यूरेशन में, T1 T2। और जब T1 T2 कंडक्ट करता है तो सप्लाई करंट यहां से क्या होगा, बताओ, यहां से करंट फ्लो होगा T1 में से आई नोट करंट। तो मैं क्या बोलूंगा, जब T1 T2 कंडक्ट करेगा तो IS करंट और आई नोट करंट दोनों क्या होगा, इक्वल। तो देखो इस पर माइनस आई नोट है और इस पॉइंट पर जाने के बाद में अल्फा प्लस म्यू पर जाने के बाद में प्लस आई नोट हो जाना चाहिए करंट। तो मैं बोल सकता हूं ये करंट क्या होगा आपका, प्लस आई नोट पर चला जाएगा। जब ओनली T1 T2 कंडक्ट करेगा तो करंट कहां चला जाएगा, प्लस आई नोट पर। और उसके बाद में ओनली T1 T2 कंडक्ट कर रहा है तो करंट क्या रहेगा, आई नोट ही रहेगा। फिर से इस पॉइंट से कौन कंडक्ट कर रहा है, T3 T4, तो करंट आपका कहां चला जाना चाहिए, माइनस आई नोट पर। और ओनली T3 T4 कंडक्ट कर रहा है तो करंट कितना रहेगा, माइनस आई नोट। T1 T2 फिर से यहां पर कंडक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर आने के बाद में, तो यहां से T1 T2 कंडक्ट कर रहा है तो फिर से करंट क्या हो जाएगा, प्लस आई नोट। यानी ये जो सोर्स करंट की वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ की है IS, ये किस केस में होगी बताओ, विद सोर्स इंडक्टेंस के अंदर। अरे कौन कहां पर होगी वेवफॉर्म, विद सोर्स इंडक्टेंस के अंदर। तो विद सोर्स इंडक्टेंस अगर मैं बात करूं तो इस तरह की वेवफॉर्म्स आएगी मेरे पास में। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एग्जाम में जाएगा, कंसीडर ए टू पल्स कन्वर्टर सप्लाइंग पावर टू हाईली इंडक्टिव लोड। ठीक है, बोलेगा कंसीडर ए टू पल्स कन्वर्टर सप्लाइंग पावर टू हाईली इंडक्टिव लोड, द सोर्स करंट वेवफॉर्म इज। ठीक है, कि सोर्स करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, ऑप्शन ए होगा साइन, ऑप्शन बी होगा स्क्वायर, ऑप्शन सी होगा ट्रेपेजोइडल, और ऑप्शन डी होगा ट्रायंगुलर। क्या आंसर बोलोगे, ठीक है। ऑप्शन ए होगा आपके पास में, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑप्शन ए जो होगा वो आपके पास में साइनोसोडल, ऑप्शन बी होगा स्क्वायर, ऑप्शन सी होगा ट्रेपेजोइडल, और ऑप्शन डी होगा ट्रायंगुलर। क्या आंसर होगा आपका, टू पल्स कन्वर्टर हाईली इंडक्टिव लोड को पावर सप्लाई कर रहा है, तो बताओ सोर्स करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, हाईली इंडक्टिव लोड को पावर सप्लाई कर रहा है तो सोर्स करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, क्या आंसर होगा, ट्रेपेजोइडल। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, सुनो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने क्या बोला था,
आपने क्वेश्चन सही सुना था क्या? आप रिपीट करके वीडियो को वापस सुनना। मैंने बोला था कंसीडर ए टू पल्स कन्वर्टर सप्लाइंग पावर टू हाईली इंडक्टिव लोड, ठीक है। कंसीडर ए टू पल्स कन्वर्टर सप्लाइंग पावर टू हाईली इंडक्टिव लोड, द सोर्स करंट वेवफॉर्म इज, बस मैंने ये पूछा था। क्या मैंने ये बोला कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस? क्या मैंने क्वेश्चन में ऐसा बोला कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस? मैंने सोर्स इंडक्टेंस की कोई बात ही नहीं की। मैंने तो इतना बोला कि आपका जो टू पल्स कन्वर्टर है वो हाईली इंडक्टिव लोड को पावर सप्लाई कर रहा है, बताओ सोर्स करंट की वेवफॉर्म क्या होगी? तो हाईली इंडक्टिव लोड को पावर सप्लाई कर रहा है तो सोर्स करंट की वेवफॉर्म तो क्या है, स्क्वायर है ना। अगर मैं ये बोलता क्वेश्चन के अंदर साथ में कि इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस को भी कंसीडर करके फिर बताओ क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर ट्रेपेजोइडल होता, ठीक है। आंसर होगा आपका स्क्वायर। गेट में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है कि आपका जो सोर्स करंट की वेवफॉर्म क्या होगी टू पल्स कन्वर्टर हाईली इंडक्टिव लोड में, तो उसका आंसर होगा स्क्वायर। लेकिन अगर वो सोर्स इंडक्टेंस की बात करता वहां पर तो मैं आंसर लगाता ट्रेपेजोइडल। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़ना वहां पर एग्जाम के अंदर कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है। मैंने ये नहीं बोला था कि कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास में वेवफॉर्म होगी। अब समझना ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल में मैंने क्या बोला T1 T2 T3 T4 सारे ऑन है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, समझना ड्यूरिंग ओवरलैप के अंदर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल, ओवरलैप एंगल में क्या कौन कौन से थारिस्टर ऑन है, T1 T2 T3 T4 सारे थारिस्टर ऑन है। और अगर सारे थारिस्टर ऑन है तो बताओ लोड यहां से क्या हो जाएगा, शॉर्ट। और लोड क्या हो चुका होगा, शॉर्ट, क्योंकि सारे थारिस्टर ऑन है तो लोड शॉर्ट रहेगा। और लोड अगर शॉर्ट हो गया तो बताओ वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो जब आपका ओवरलैप एंगल के टाइम पर सारे थारिस्टर ऑन होंगे तो वी आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा। और बताओ वीएल इक्वल टू कितना होगा, तो अब ये सप्लाई का सारा वोल्टेज कहां चला जाएगा, वीएल पर। ये प्लस प्लस पर जा रहा है और ये माइनस इसके थ्रू कहां पर आ जाएगा, बताओ यहां पर आ जाएगा। मैं क्या बोल सकता हूं ये वीएल और ये वीएस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, लोड शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर वीएल इज इक्वल टू कितना होगा, वीएस। तो मुझे यहां से समझ में आया कि जब ओवरलैप एंगल होगा तो वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो चलो वेवफॉर्म में ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर ड्यूरिंग ओवरलैप के अंदर यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। और T1 T2 जब भी कंडक्ट करता है, इसमें T1 T2 कंडक्ट कर रहा है तो वी आउटपुट में क्या आता है, वीएस। वी आउटपुट में क्या आता है, वीएस। फिर से सारे कंडक्ट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग है, जीरो। T3 T4 कंडक्ट करता है तो वी आउटपुट में क्या आता है, माइनस वीएस। फिर से ओवरलैपिंग आ रही है, जीरो। और आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा आपके पास में, रिपीट। तो आपके पास में इस तरह की वेवफॉर्म आएगी विद सोर्स इंडक्टेंस के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि विद सोर्स इंडक्टेंस में इतना आउटपुट वोल्टेज में क्या आ रहा है, मेरे लिए रिडक्शन आ रहा है। सोर्स इंडक्टेंस की वजह से इतना आउटपुट वोल्टेज, पहले आउटपुट वोल्टेज आ रहा था, अभी आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो हो चुका है। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, बताओ, रिडक्शन। रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज, रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज। जल्दी से बताओ इसमें किसी को, अच्छा स्क्वायर कैसे होगा अजीत, ये वेवफॉर्म विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में वेवफॉर्म स्क्वायर वेवफॉर्म है या नहीं है अजीत, ये आपके पास में जो ये वेवफॉर्म है बताओ स्क्वायर वेवफॉर्म है या नहीं है। ये स्क्वायर वेवफॉर्म तो है। आप स्क्वायर वैसा मत समझो, वो स्क्वायर मतलब क्या होगा कि बेस और हाइट दोनों सेम होगी। स्क्वायर वेवफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, वो आपका मैथ्स वाला स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं। कोई बोलेगा सर ये तो आपके पास में स्क्वायर वेवफॉर्म थोड़ी ना, स्क्वायर आपको पता है कि रेक्टेंगुलर सिग्नल, कोई बोल ऐसा मत बोल देना सर रेक्टेंगुलर सिग्नल है। आपको पता है सिग्नल सिस्टम में रेक्टेंगुलर सिग्नल आप बनाते हो वो अलग होता है, और स्क्वायर इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेवफॉर्म ही बोलते हैं। रेक्टेंगुलर सिग्नल तो इतना सा बनता है ओनली सिर्फ, ठीक है। तो मैं सिग्नल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि ये स्क्वायर वेवफॉर्म है आपके पास में। रिडक्शन नहीं समझ में आया, क्यों रिडक्शन समझ में नहीं आया? इधर देखो वेवफॉर्म में मैं एक बोल रहा हूं कि मेरे पास में ये तो समझ में आ गया ना, सारे थारिस्टर ऑन रहेंगे। अंकित ये तो समझ में आ गया ना, सारे थारिस्टर ऑन रहेंगे। हाँ यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ऋषि जो होगा, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अंकित ये तो समझ में आ गया, सारे थारिस्टर ऑन रहेंगे। और सारे थारिस्टर ऑन है, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, तो बताओ लोड क्या हो चुका है,
अरे लोड क्या हो चुका है आपका, शॉर्ट, और लोड अगर शॉर्ट हो गया तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, जीरो ही तो होगा। तो मैंने क्या बोला कि पहले यहाँ आउटपुट वोल्टेज आ रहा था, लेकिन ये सारे ऑन रहने की वजह से लोड शॉर्ट हो चुका होगा, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर पहले आ रहा था, मैंने जीरो कर दिया। और क्या किया हुआ है, पहले आउटपुट वोल्टेज ये आ रहा था वीएस, जीरो हो गया, यहाँ पर माइनस वीएस आ रहा था, जीरो हो गया, यहाँ पर माइनस वीएस आ रहा था, जीरो हो गया, वीएस आ रहा था, जीरो हो गया। जहां जहां पर सारे थारिस्टर ऑन रहेंगे वहां वहां पर आपका आउटपुट वोल्टेज मैंने जीरो कर दिया। और क्या किया हुआ है, इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया इसमें। क्लियर है। तो ये मेरे पास में क्या आएगी, कंप्लीट वेवफॉर्म आएगी। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो जल्दी से एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहले सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट? कंप्लीट, कंप्लीट। चलो ठीक है, इस वेवफॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अब समझना। फिर मैं क्या बोल सकता हूं, ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल में मैंने क्या बोला था, ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल, ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल मैंने क्या बोला आपके पास में कि VL और VS दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और VL को मैं क्या लिख सकता हूं, L इंटू डी आई एस बाई डी टी, एल एस इंटू डी आई एस बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा, VM साइन ओमेगा टी। सेम प्रोसेस जो अपन मैंने पहले यूज किया था वन पल्स के अंदर, dt का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, LS इंटू डी आई एस इक्वल टू क्या आएगा, VM साइन ओमेगा टी इंटू dt। और मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन कहां पर बात कर रहा हूं, ओवरलैप एंगल मतलब म्यू में ही बात कर रहा हूं सिर्फ। तो आप मुझे बताओ वेवफॉर्म देखकर कि ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल के टाइम पर सोर्स करंट कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है। तो ड्यूरिंग ओवरलैप के अंदर इस टाइम ड्यूरेशन में आप चेक करोगे तो सोर्स करंट माइनस आई नोट से कहां जा रहा है, प्लस आई नोट में। और सोर्स करंट कहां से कहां जा रहा है, माइनस आई नोट से प्लस आई नोट में जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि सोर्स करंट में चेंज कितना हुआ, माइनस आई नोट टू प्लस आई नोट। कहां से कहां तक में, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू के अंदर ये आपका आउटपुट जो आ रहा था वो जीरो हो चुका है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां आप इंटीग्रेट करो, ड्यूरिंग ओवरलैप के अंदर करंट आपका जा रहा है माइनस आई नोट टू प्लस आई नोट। कहां से कहां तक में, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू के अंदर। बट dt में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो डिवाइड बाय मैं ओमेगा कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, dt में इंटीग्रेशन है तो मैं डिवाइड बाय यहाँ पर ओमेगा कर दिया। तो यहां से आप सोल्व कर लो, ls कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, और आई नोट और माइनस ऑफ माइनस आई नोट कितना होगा, तो 2ls इंटू आई नोट, और vm कॉमन आ जाएगा आपके पास में, और ये क्या जाएगा, कोस ऑफ लोअर लिमिट, और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, कोस ऑफ अल्फा माइनस अपर लिमिट आप करोगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। तो ये मेरे पास में क्या होगा, रिडक्शन। बट मुझे पूछा जाए एग्जाम में, मैंने क्या बोला वही पूछेगा आपको कि एवरेज रिडक्शन, एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज कितना होगा बताओ, कि आउटपुट वोल्टेज में एवरेज रिडक्शन कितना हो रहा होगा। तो एवरेज रिडक्शन अगर मुझे निकालना है तो बताओ उसको मैं क्या लिखता हूं, डेल्टा वी डी नोट। सेम प्रोसेस है, वेवफॉर्म में आप जाके चेक करो। तो एवरेज रिडक्शन कितना हुआ, तो देखो हर पाई में रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में जो वीएम साइन ओमेगा टी आ रहा था वो जीरो हो चुका है। तो मैं बोलूंगा रिडक्शन कितना हुआ, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू में वीएम साइन ओमेगा टी का रिडक्शन हुआ। बट एवरेज की बात करूंगा, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना कर दूंगा यहाँ पर, पाई। तो यहां से समझना, मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा से लेकर, यहां पर एक काम करो, इसमें आप क्या कर लो, डिवाइड बाय पाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2ls, यहां से क्या आ जाएगा, 2ls इंटू आई नोट, और ये वीएम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है, डिवाइड बाय यहां पर पाई कर दो टाइम पीरियड,
ताकि आपका रिडक्शन आ जाएगा। माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू और डिवाइड बाय यहाँ पर पाई कर दो टाइम पीरियड। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा वीडी नोट। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वीडी नोट। इसी को अपन बोलेंगे अपन डेल्टा वीडी नोट। तो ये मेरे पास में होगा एवरेज रिडक्शन। तो यहां से बताओ इस ओमेगा कहां पर गया, डिवाइड बाय ओमेगा और आएगा यहाँ पर। सही है, ओमेगा को भी इधर मल्टीप्लाई कर लूं, 2 ओमेगा एल एस आई नोट डिवाइड बाय पाई। ठीक है, क्योंकि यहां से क्या होगा, डीटी के रेस्पेक्ट में डिवाइड बाय ओमेगा और आएगा, तो ओमेगा को मैंने यहां पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उधर। और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ लिखूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से क्या आएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा वीडी नोट की वैल्यू आएगी 4 f ls इंटू आई नोट इक्वल टू वीएम डिवाइड बाय पाई कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। तो ये इस बार आपका एवरेज रिडक्शन का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब एवरेज रिडक्शन इतना हो गया तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ नेट एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, नेट एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा विद एलएस के अंदर, विद सोर्स इंडक्टेंस में। तो क्या लिखोगे, वी नोट डैश इक्वल टू वी नोट माइनस डेल्टा वीडी नोट। वी नोट का फॉर्मूला मैंने लिखाया था अभी आपको, क्या होता है विदाउट एलएस में, वीएम अपॉन 2 वीएम अपॉन पाई कोस एल्फा माइनस, अभी मैंने डेरिवेशन कराया वो क्या आ रहा है, वीएम अपॉन पाई कोस ऑफ एल्फा माइनस कोस ऑफ एल्फा प्लस म्यू, कोस ऑफ एल्फा प्लस म्यू। तो देखो यहां से काम करो, वीएम बाई पाई कॉमन ले लो, तो ये 2 कोस अल्फा होगा, ये माइनस कोस अल्फा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका वीएम डिवाइड बाय पाई, ये होगा आपका कोस अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। तो ये आपका एवरेज रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज होगा विद सोर्स इंडक्टेंस के अंदर। तो ये आपका एवरेज रिडक्शन का मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, इसी का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, वी नॉट डैश इक्वल टू 2 वीएम अपॉन पाई इंटू कोस अल्फा माइनस, रिडक्शन की बात कर रहा हूं तो रिडक्शन तो आप मुझे बताओ, ये भी है ना 4 FLS इंटू आई नोट भी है, तो एक काम करो आप यहां से 4 FLS इंटू आई नोट भी माइनस कर दो। तो ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला भी यूज करवा सकता है, ये फॉर्मूला भी यूज करवा सकता है, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन वो बना सकता है दोनों फॉर्मूले को यूज करके। हाँ ओमेगा मैंने लगा दिया था, ठीक है कंप्लीट। इसके अंदर किसी को कोई डाउट जल्दी से बताओ, इस डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट, इस डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट, डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, नहीं। चलो ठीक है, काम करो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। कंप्लीट। तो ये आपका क्या होगा, 2 पल्स कन्वर्टर का पूरा डेरिवेशन होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये फॉर्मूले आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि मैं फॉर्मूला याद रखने का कुछ अलग ही तरीका बताता हूं आपको हर बार। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा क्या, ये फर्स्ट स्लाइड, वेवफॉर्म किसी को करना है, अच्छा वेवफॉर्म ना, ये आपकी वेवफॉर्म होगी।
कंप्लीट। चलो ठीक है, फॉर्मूला याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो आप इसे याद रखना। देखो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया कि पहले तो मैं लिख देता हूं आपको विदाउट एलएस के अंदर, विदाउट एलएस। विदाउट एलएस में क्या था, तो आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 Vm पाई, 2 Vm पाई कोस अल्फा। ये किस केस में आ रहा था आपका, टू पल्स कन्वर्टर में। कहां पर आ रहा था आपका, टू पल्स कन्वर्टर में एवरेज का फॉर्मूला है ये वी नॉट 3 Vml/2 पाई कोस अल्फा। ये किस में आता है आपका, थ्री पल्स कन्वर्टर के अंदर। वी नॉट इक्वल टू 6 पल्स होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, 3 Vml/पाई इंटू कोस अल्फा। ये 6 पल्स कन्वर्टर के अंदर, ये तो आपको वैसे ही पता है कि विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में 2 पल्स, 3 पल्स, 6 पल्स का फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट, अब देखो डेल्टा वी, मैंने अभी आपको लिखाया था वी नॉट डैश इक्वल टू कितना होता है, तो वी नॉट माइनस डेल्टा वी डी नॉट। क्या होगा, वी नॉट माइनस डेल्टा वी डी नॉट। अब देखो कैसे याद रखोगे कि आपके पास में फॉर्मूला क्या होगा, और यहां पर 1 पल्स में वी नॉट का फॉर्मूला क्या आया था, 1 पल्स में आया था Vm/2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा। ये 1 पल्स का फॉर्मूला था। अब देखो एग्जाम में आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे, आपको वेवफॉर्म नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, आपको फॉर्मूला लिखना है। सब मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। समझ लो कैसे याद रखोगे, वो तरीका बता रहा हूं मैं। विदाउट एलएस में ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको वैसे याद ही रखना पड़ेगा। अब अगर ये याद है और आपको लिखना है फॉर्मूला, तो देखो वी नोट तो आपको वैसे ही पता है, यहां से आप चारों फॉर्मूले यहां पुट कर सकते हो वी नोट की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको चाहिए डेल्टा वीडी नोट। तो देखो डेल्टा वीडी नोट जब मैंने आपको 1 पल्स कन्वर्टर में पढ़ाया, डेल्टा वीडी नोट मैंने लिखा 1 FLS इंटू आई नोट, और ये किसके लिए था, 1 पल्स के लिए। अगर आप 3 पल्स की बात करते हो डेल्टा वीडी नोट, तो वो 3 FLS इंटू आई नोट आता है। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं उसका, याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि डेल्टा वीडी नोट 3 पल्स में कितना आता है, 3 FLS इंटू आई नोट आता है, ये 3 पल्स के लिए। डेल्टा वीडी नोट 6 पल्स में कितना आता है, 6 FLS इंटू आई नोट आता है, ये 6 पल्स के अंदर, ठीक है। 1 पल्स में 1 FLS इंटू आई नोट, 3 पल्स में 3 FLS इंटू आई नोट, 6 पल्स में 6 FLS इंटू आई नोट। बट सिर्फ 2 पल्स में ध्यान रखना, 2 पल्स में 4 FLS इंटू आई नोट होता है, 2 FLS इंटू आई नोट नहीं होता है। बस इतना सा याद रहेगा, अरे इतना से याद रख लोगे क्या, 1 पल्स में 1 FLS इंटू आई नोट, 3 पल्स में 3 FLS इंटू आई नोट, 6 पल्स में 6 FLS इंटू आई नोट। बट सिर्फ 2 पल्स में क्या होगा, तो 4 FLS इंटू आई नोट रहेगा। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे। लेकिन आपको पता है पीएस विमरा पढ़ते होंगे, पीएस विमरा में ये 2 FLS इंटू आई नोट लिखा हुआ है, पीएस विमरा में ये फॉर्मूला 4 FLS इंटू आई नोट की जगह पर 2 FLS इंटू आई नोट लिखा हुआ है। तो वहां पर आप सही कर देना, वहां पर मिस्टेक है, 2 FLS इंटू आई नोट नहीं हो सकता है, 4 FLS इंटू आई नोट होगा। 2 FLS इंटू आई नोट उन्होंने पता है क्या सोच के लिखा है कि ऐसा तो नहीं कर दिया कि 1 FLS में 1 FLS इंटू आई नोट आ रहा है, 3 में 3 FLS आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है, तो 2 में कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर सोर्स करंट की वेवफॉर्म माइनस आई नोट से प्लस आई नोट में जा रही है, तो ये 2 का डिफरेंस लेके आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेना, अगर आप पीएस विमरा पढ़ोगे तो वहां पर आपको 2 FLS इंटू आई नोट मिलेगा, बट वो गलत है, ये 4 FLS इंटू आई नोट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, अरे इतना याद रह जाएगा, जल्दी से बताओ, इतना याद रहेगा, जल्दी से बताओ, इतना याद रहेगा, याद रख लोगे इस तरीके से। तो देखो एक फॉर्मूला तो सभी का बन गया। मुझे 1 पल्स बोलेगा तो यहां से वी नोट पुट करूंगा, इधर से माइनस FLS इंटू आई नोट कर दूंगा, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा एक। 2 पल्स बोलेगा तो 2 पल्स का ये फॉर्मूला पुट करूंगा, इधर से 4 FLS इंटू आई नोट माइनस कर दूंगा मैं। 6 पल्स, 3 पल्स बोलेगा तो ये फॉर्मूला पुट करूंगा, माइनस 3 FLS इंटू आई नोट। 6 पल्स में वी नोट ये पुट करूंगा, माइनस 6 FLS इंटू आई नोट। एक फॉर्मूला तो सभी का बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो समझना, दूसरा फॉर्मूला होगा वी नोट डैश इक्वल टू वीडी नोट डिवाइड बाय 2, वीडी नोट डिवाइड बाय 2 कोस ऑफ अल्फा प्लस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो ये दूसरा फॉर्मूला होगा।
समझना, ये मैंने लिख दिया। बट ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? ओनली 2, 3 एंड 6 पल्स के लिए। 1 पल्स के लिए आपको पता है 1 पल्स के लिए मैंने आपको वी नॉट डैश लिखाया था, तो वो Vm अपॉन 2 पाई और कोस ऑफ अल्फा, सॉरी 1 प्लस कोस अल्फा आया था यहाँ पर, 1 प्लस कोस अल्फा प्लस म्यू आया था, ये अलग है, ठीक है। ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा, तो 1 पल्स का आपको दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से आपको याद ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे 2, 3 और 6 बोलेगा तो ये वीडी नॉट डिवाइड बाय 2, अभी मैंने आपको 2 के लिए डेरिवेशन कराया, आप देख सकते हो 2 के लिए वी नॉट डैश का डेरिवेशन कराया, कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू आ रहा है। तो 3 के लिए डेरिवेशन करोगे, 3 के लिए डेरिवेशन करोगे तो भी यही फॉर्मेट आएगा, 6 के लिए डेरिवेशन करोगे तो भी यही फॉर्मेट आएगा, बट आगे वैल्यू वाली चेंज होगी। तो आगे मैंने क्या पुट कर दिया? वीडी नोट। अब ये वीडी नोट क्या है समझ लेना, यहां पर ये जो मैंने वीडी नोट लिखा हुआ है, ये वीडी नोट है क्या? तो वीडी नोट क्या होगा समझना, ये जो वीडी नोट है, ये वीडी नोट है आपका मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज। क्या होगा? मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो ये होगा आपका मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज। और आप मुझे बताओ 2 पल्स, 3 पल्स और 6 पल्स, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, और ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यही वैल्यू क्या होगी बताओ इनका? वीडी नोट होगा या नहीं होगा? अरे यही तो इसका 2 पल्स का मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 2 Vm अपॉन पाई। 3 पल्स का कितना होगा? 3 VML अपॉन 2 पाई। 6 पल्स का कितना होगा? 3 VML अपॉन पाई। तो देखो अगर मैं यहाँ 2 Vm डिवाइड बाय पाई पुट करूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? Vm अपॉन पाई। और आप डेरिवेशन चेक करोगे तो डेरिवेशन में मैंने लिखाया था Vm अपॉन पाई, ठीक है। इसका मतलब है आप 3 पल्स और 6 पल्स बिना पढ़े आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। यानी अगर आपको इतना पता है, अगर ये पता है ना जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल सारे बन जाएंगे। अगर आपको ये पता है तो न्यूमेरिकल सारे बन जाएंगे। और आपको पता है अगर मुझे करंट पूछ लिया जाए और लोड में यहां पर क्या मान के चल रहा हूं? हाईली इंडक्टिव, तो बताओ 4 हाईली इंडक्टिव के लिए क्या होता है? आई नोट इक्वल टू, बाकी फॉर्मूले वही यूज करने जो अपन पहले यूज कर रहे थे। हाईली इंडक्टिव में आई नोट पूछा जाए तो क्या करोगे? वी नोट बाय आर। तो आपको एग्जाम में वी नोट यहां से विद सोर्स इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, विद सोर्स इंडक्टेंस में भी आपको आई नोट पूछेगा तो वी नोट डैश डिवाइड बाय क्या कर दोगे? आर कर देना। तो बाकी फॉर्मूले वहां से आ जाएंगे जो अपन ने पहले किया था। जल्दी से बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? इनमें किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो यहां तक क्या कंप्लीट है आपका? कन्वर्टर कंप्लीट है। यहां तक क्या कंप्लीट है? कन्वर्टर कंप्लीट है। जल्दी से बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताओ किसी को कोई डाउट? कन्वर्टर यहां तक कंप्लीट है आपका? किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, तो यहां तक आपका क्या कंप्लीट है? कन्वर्टर कंप्लीट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे आप यहां से बना सकते हो विद सोर्स इंडक्टेंस के अंदर। कंप्लीट? जितेंद्र इतनी भी क्या जल्दी है? हो जाएगा यार, सारे करवा दूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? सारे हो जाएंगे। आप जीटीओ डायक ट्रायक सब पढ़ाऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक बार ये अच्छे से कंप्लीट तो कर ले। समझना, यहां पर एक फॉर्मूला जरूर लिख देना। मैंने 2 पल्स कन्वर्टर आपको जो पढ़ाया है, 2 पल्स कन्वर्टर में एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था, ये सप्लाई करंट के फॉर्म में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था एफडीएफ। एफडीएफ क्या होता है बताओ? फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। अब वो तो फोरियर सीरीज एनालिसिस से आता है। एफडीएफ एक बार इसका पूछ लिया था विद सोर्स इंडक्टेंस का, तो वो एफडीएफ का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना पड़ेगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू बाई 2। लेकिन विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में क्या था? तो इसका विदाउट सोर्स इंडक्टेंस का डेरिवेशन तो मैंने कराया हुआ है फोरियर सीरीज से, कितना आया था? कोस ऑफ अल्फा। विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में यहां पर आया था एफडीएफ कोस ऑफ अल्फा।
विद फ्रीव्हीलिंग डायोड में आया था cos ऑफ अल्फा बाय 2, ठीक है, बट विद सोर्स इंडक्टेंस के अंदर आएगा cos ऑफ अल्फा प्लस म्यू बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखना, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर, ठीक है, तो आपको याद रख लेना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल करते हैं, क्या एग्जाम्पल पूछेगा, जल्दी आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आंसर बताओ, एग्जाम्पल सोल्व करो जल्दी से, इस एग्जाम्पल को सोल्व करो, क्या आंसर आएगा, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप गेट के क्वेश्चन कर सकते हो जाने के बाद में, आज सारे आप गेट के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें एक आध क्वेश्चन ड्यूअल कन्वर्टर का मिलेगा, ड्यूअल कन्वर्टर मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ड्यूअल कन्वर्टर नहीं पढ़ाया है, ड्यूअल ड्यूअल कन्वर्टर के अलावा रिमेनिंग के सारे क्वेश्चन कर लेना। जल्दी सोल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। जल्दी सोल्व करो, क्या आंसर आएगा इसका। सोर्स इंडक्टेंस आशीष 8.65 मिली हेनरी, चेक करते हैं क्या आएगा। चलो समझना, आपसे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपसे बोला हुआ है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर है, पहला बोला हुआ है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर का मतलब क्या होगा, टू पल्स कन्वर्टर है, और कनेक्टेड टू सप्लाई वोल्टेज का वीएम कितना दे रखा है, 330 वोल्ट दे रखा है, और फायरिंग एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। लोड करंट उसने बोला हुआ है कांस्टेंट एज्यूम करो, तो लोड करंट कितना है, आई नोट 5 एम्पियर है, एंड लोड वोल्टेज कितना है, 140 वोल्ट है। आपसे पूछा हुआ है सोर्स इंडक्टेंस कितना होगा और ओवरलैप एंगल कितना होगा, तो आपको ये 140 वोल्ट क्या दे रखा है बताओ, तो ये 140 वोल्ट जो है वो वी नॉट डैश है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा कि ये वी नॉट डैश है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ वी नॉट टू पल्स कन्वर्टर में वी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 Vm अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फा। अब अगर क्वेश्चन में मुझे उसने Vm भी दे रखा है, अल्फा भी दे रखा है, Vm दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो वी नॉट तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूं ना, तो क्वेश्चन में मुझे वी नॉट क्यों देगा, अगर आप निकालोगे यहां से वी नोट तो 140 वोल्ट आएगा ही नहीं, वो कितना है, अब वो अलग ही वैल्यू आएगी, तो ये वन वी नोट ये आना चाहिए था, बट ये जो वी नोट दे रखा है वो एक्चुअली आपका वी नोट डैश है, ना कि वी नोट है, क्योंकि वी नोट तो आप निकाल सकते हो यहाँ से जो पैरामीटर दे रखे हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे वी नोट डैश दे रखा है, वी नोट डैश दिया हुआ है 140 वोल्ट, और मैंने आपको वी नोट डैश के दो फॉर्मूले लिखने का तरीका बताया, पहला तो आप लिखोगे 2 Vm अपॉन पाई इंटू कोस अल्फा माइनस 4 FLS इंटू आई नोट, वी नोट डेसिमल दे रखा है आपको 140, टू वीएम है आपका 330 डिवाइड बाय पाई, अल्फा है आपके पास में 45 डिग्री माइनस 4, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एलएस आपको निकालना है, और करंट है आई थिंक 5 एम्पियर, क्वेश्चन में करंट कितना है 5 एम्पियर, ठीक है, तो यहां से 5 एम्पियर है, यहां से आप एलएस निकाल लो, एलएस आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी नोट डैश इक्वल टू कितना होगा, वीडी नोट
डिवाइड बाय 2 और वी डी नॉट की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे 2Vm अपॉन पाई, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Vm अपॉन पाई कोस ऑफ अल्फा प्लस कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। तो यहां से वी नोट डैश में दे रखा है 140, Vm है आपका 330 डिवाइड बाय पाई कोस ऑफ अल्फा है आपके पास में 45 डिग्री, यहां से कोस ऑफ अल्फा प्लस म्यू, यानी अल्फा कितना है 45 डिग्री प्लस म्यू आपको निकालना है। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो सही होगा। तो ये लिख दो फॉर्मेट, आप ये सोल्व कर लेना। बाकी आके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए यहाँ के अकॉर्डिंग। कंप्लीट। तो ये इस टाइप के एग्जांपल आएंगे। अभी इसी क्वेश्चन में वो 3 पल्स बोल सकता है, 3 पल्स बोलेगा तो यहाँ 3 पल्स का फॉर्मूला आ जाएगा 3FLS इंटू आई नॉट हो जाएगा। 6 पल्स बोलेगा 6 पल्स का फॉर्मूला 6FLS इंटू आई नॉट। तो बस यही न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या कंप्लीट है आपका, कन्वर्टर कंप्लीट है। आप गेट के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आप सोल्व कर लेना यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है। अब आगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखना इन्वर्टर। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर। हेडिंग लिखो इन्वर्टर। इन्वर्टर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इन्वर्टर। नेक्स्ट इन्वर्टर। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है। और ये सॉल्यूशन। हाँ, कन्वर्टर कंप्लीट हो गया अजीत, कन्वर्टर कंप्लीट हो गया। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, घर पे जाने के बाद में ट्राई कर सकते हो ना। जो डाउट हो आप पूछ लेना, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है मेरा। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इन्वर्टर। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अब इन्वर्टर इतना टफ नहीं है ना, इन्वर्टर बहुत इजी है। इन्वर्टर चॉपर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है और इजीली कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होगी। मेन था कन्वर्टर जो इतना लेंदी है, और कन्वर्टर में कम से कम मान के चलना 4 मार्क्स तो मिनिमम गेट में आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स भी जा सकता है। इन्वर्टर चॉपर 2-2 मार्क्स के आएंगे दोनों। ठीक है, ये हो सकता है कि कभी कभार इन्वर्टर में से क्वेश्चन ना दे, चॉपर में से 4 मार्क्स का दे दे, लेकिन ऐसे ये दोनों मिलाकर 4 मार्क्स के आएंगे, अकेला कन्वर्टर जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर जल्दी से बताओ, इन्वर्टर क्या काम करता है आपका, डीसी टू एसी। इन्वर्टर क्या काम करेगा आपका डीसी टू एसी के अंदर। इन्वर्टर काम करेगा डीसी टू एसी में। इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन क्या होता है बताओ, क्लासिफिकेशन। तो इन्वर्टर में अपन पढ़ेंगे, पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। नेक्स्ट सेकंड अपन पढ़ेंगे यहां पर करंट सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा वीएसआई। नेक्स्ट करंट सोर्स इन्वर्टर होगा सीएसआई। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सीरीज इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर एंड सीरीज इन्वर्टर। लेकिन यहां पर जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं इन्वर्टर में वो सारे मैक्सिमम किसके हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के हैं। करंट सोर्स इन्वर्टर का सिर्फ एक क्वेश्चन आ रखा है गेट में अभी तक, और सीरीज इन्वर्टर का एक भी नहीं आ रखा है। ठीक है, तो मोर इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर अपन 2 टाइप के पढ़ेंगे, कौन कौन से। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होगा आपका सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, और दूसरा होगा 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। पहला होगा सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, फिर क्या होगा 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर।
सिंगल फेज में अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन से? तो पहला होगा सिंगल फेज हाफ ब्रिज, सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। दूसरा अपन पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में दो टाइप के पढ़ेंगे, पहला होगा 180 डिग्री मोड और दूसरा होगा 120 डिग्री मोड। 180 डिग्री मोड एंड 120 डिग्री मोड। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन होगा। इन्वर्टर, ये आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का क्या होगा, ओवरऑल क्लासिफिकेशन होगा इन्वर्टर का। हाँ, अब आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है अंकित। यह आपका क्लासिफिकेशन होगा वोल्टेज क्लासिफिकेशन, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर दो टाइप के होंगे, सिंगल फेज एंड थ्री फेज। सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के दो टाइप होंगे, सिंगल फेज हाफ ब्रिज एंड सिंगल फेज फुल ब्रिज। फिर थ्री फेज के दो क्लासिफिकेशन होंगे, 180 डिग्री मोड एंड 120 डिग्री मोड। तो ये आपका रहेगा क्लासिफिकेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन वन बाय वन। तो फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, और सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में मैं पहला स्टार्ट करूंगा सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज। फर्स्ट टॉपिक होगा आपका सिंगल फेज हाफ ब्रिज, सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। और यहां पर अपन पढ़ेंगे फर्स्ट विद आर लोड। विद आर लोड, रजिस्टिव लोड के साथ में क्या होगा, सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विद रजिस्टिव लोड पढ़ेंगे। तो इसका डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम। तो ये आपका सर्किट डायग्राम होगा सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, समझना। तो ये मेरे पास में क्या है, इस सर्किट को देख के आपको कुछ अजीब लग रहा होगा कि आपने ऐसे कभी वोल्टेज सोर्स नहीं देखे होंगे, VS/2 और VS/2 के दो अलग अलग वोल्टेज सोर्स हैं, ऐसा नहीं देखा होगा आपने। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो VS/2 और ये VS/2 जो मैंने आपको वोल्टेज सोर्स बना रखे हैं ना, डीसी वोल्टेज, क्योंकि डीसी टू एसी में कन्वर्ट करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वोल्टेज सोर्स नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, तो वोल्टेज सोर्स तो क्या है, VS है। वोल्टेज सोर्स तो क्या है, VS है, और इसके पैरेलल में दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, और दोनों में एज्यूम करके चल रहा हूं कि इक्वल रेटिंग के हैं, और इक्वल रेटिंग के, तो ये भी कितना स्टोर कर रहा है, VS/2 स्टोर कर रहा है, और ये कितना स्टोर कर रहा है, VS/2 स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, और ये दोनों कैपेसिटर है। ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, कैपेसिटर है, जिसको मैं वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि कैपेसिटर क्या स्टोर करता है अपने अंदर, डीसी स्टोर करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि डीसी स्टोर करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये VS/2 का वोल्टेज सोर्स बना दिया मैंने इसको। अब समझना, तो यहां पर आप मुझे बताओ, मैंने सोर्स साइड में कैपेसिटेंस क्यों कनेक्ट किया, सोर्स साइड में कैपेसिटेंस क्यों कनेक्ट किया? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वोल्ट इन्वर्टर, और मैंने क्या बोला, इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करेगा। अरे क्या काम करेगा इन्वर्टर, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या करेगा, इनपुट डीसी वोल्टेज को आउटपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा।
वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या काम करेगा, इनपुट डीसी वोल्टेज को आउटपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। बट करंट सोर्स इन्वर्टर क्या काम करेगा, इनपुट डीसी करंट को आउटपुट एसी करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, समझ लेना, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इनपुट डीसी वोल्टेज को आउटपुट में एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और करंट सोर्स इन्वर्टर क्या करेगा, इनपुट डीसी करंट को आउटपुट एसी करंट में कन्वर्ट करेगा। तो देखो, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इनपुट साइड में आपको क्या चाहिए, वोल्टेज डीसी चाहिए, वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, और आपको पता है वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है, इंडक्टर या कैपेसिटर। वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है, कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन आपको पता है करंट को अगर मुझे कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा आपके पास में, इंडक्टर कांस्टेंट रखता है। तो मुझे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में मुझे इनपुट साइड में वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, और वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए मैंने यहां पर कैपेसिटर कनेक्ट किया। क्यों, क्योंकि अगर यहां इनपुट साइड में वोल्टेज में अगर सडन चेंज हुआ तो कैपेसिटर उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज कर उस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। तो आप मुझे बताओ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इनपुट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, वेरी हाई। ठीक है, इनपुट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए आपके पास में, वेरी हाई, ताकि आपका सप्लाई का वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इनपुट कैपेसिटेंस वेरी हाई होता है, बट इनपुट इंडक्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है। इनपुट साइड का आपका इंडक्टेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। बट करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या होगा, तो इनपुट साइड में आपको करंट कांस्टेंट चाहिए, और करंट कांस्टेंट चाहिए तो बताओ करंट को कांस्टेंट कौन रखेगा, इंडक्टर। तो करंट सोर्स इन्वर्टर का इनपुट साइड का इंडक्टेंस वेरी हाई होगा, लेकिन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इनपुट साइड का कैपेसिटेंस वेरी हाई होगा। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। तो यहां पर लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिख देना, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखो, लिखना, द input capacitance of voltage source inverter is very high. Input capacitance of voltage source inverter is very high. वोल्टेज सोर्स, अंकित जो घर पर आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है, मतलब जो इन्वर्टर आप यूज करते हो, वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, मतलब उसमें पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर होता है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में भी आगे अपन पढ़ेंगे पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, तो वो होता है आपका। करंट सोर्स इन्वर्टर नहीं होता है, आप घर पर करंट सोर्स इन्वर्टर नहीं यूज करते हो, क्योंकि आपको इनपुट से आपको पता है कि अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, करंट अप्लाई नहीं करते हैं सिस्टम को। तो लिखना, द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज वेरी हाई। Input capacitance of voltage source inverter is very high, but the output capacitance, should be very low. But the output capacitance should be very low. आउटपुट कैपेसिटेंस शुड बी वेरी लो। अब बताओ ये आउटपुट का कैपेसिटेंस क्यों लो होना चाहिए, तो देखो, अगर मैंने यहां कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और स्विच को ऑन किया, तो बताओ डीसी वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस आएगा, और आपको इतना पता है कि डीसी वोल्टेज के लिए कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज ए ओपन सर्किट। और पता है ना वीसीजी इक्वल टू क्या होता है, आईसीजी इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू डीवी बाई डी डीवीसी बाई डी। और अगर यहाँ पर कैपेसिटर हुआ और डीसी वोल्टेज अगर कैपेसिटर पर आया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कैपेसिटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो आउटपुट साइड का कैपेसिटेंस हाई नहीं होना चाहिए, आउटपुट साइड का कैपेसिटेंस वेरी लो होना चाहिए, बट इनपुट साइड का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए आपके पास में, वेरी हाई होना चाहिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट समझना, ये दो डिवाइस है, एक स्विच है और एक डायोड है। अगर स्विच का मतलब क्या है, यहां पर अगर थायरिस्टर होता तो वो इस तरीके से होगा, और नेक्स्ट डायोड होगा, डायोड इसके एंटी पैरेलल में। तो ये दोनों डिवाइसेस बता एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल में। और आपको पता है कि अगर सपोज ये 5 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूं और यहां पर प्लस 3 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं, और इसको अगर मैं गेट पल्स दे रहा हूं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ऑन। अगर मैं इसको गेट पल्स दे रहा हूं ऑन हो जाएगा। तो बताओ फॉरवर्ड बायस में कौन कंडक्ट करेगा, T1 कंडक्ट करेगा, तो ये क्या रहेगा मेरे पास में, रिवर्स बायस रहेगा। ठीक है, लेकिन जब ये 13 वोल्ट हो गया तो क्या होगा, डायोड ऑन हो जाएगा और थायरिस्टर आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सपोज मान के चलो दो डायोड है, एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है, दोनों एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है, ये डायोड D1 ये डायोड D2।
अगर मैं +5 वोल्ट अप्लाई करूंगा या +10 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो कौन ऑन रहेगा? D2 ऑन रहेगा। अगर यहाँ 15 हो जाएगा तो कौन ऑन रहेगा? D1 ऑन रहेगा। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है बताओ कि अगर दो एंटी पैरेलल डिवाइसेस हैं तो दोनों कभी भी साथ साथ में कंडक्ट नहीं कर सकती है। अगर एक डिवाइस कंडक्ट कर रही है तो दूसरी डिवाइस क्या रहेगी मेरे पास में? ऑफ रहेगी। तो यहां पर ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे कि दो डिवाइसेस है और दो डिवाइसेस में क्या होगा, एक मेरे पास में क्या होगा, अगर दोनों एंटी पैरेलल में है तो अगर S1 ऑन है तो D1 ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा? तो एक डिवाइस रिवर्स बायस रहेगी मेरी, ठीक है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां पर एक और पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट, टू एंटी पैरेलल डिवाइसेस, two anti-parallel devices cannot conduct simultaneously. Two anti-parallel devices cannot conduct simultaneously. Cannot conduct simultaneously because the voltage drop across one device, because the voltage drop across one device, voltage drop across one device make other device reverse bias, make other device reverse bias, make other device reverse bias, make other device reverse bias. ठीक है, तो समझना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो कि यहाँ पर दो कैपेसिटर है। तो स्टार्ट करें। इन्वर्टर जल्दी बताओ, यस और नो। स्टार्ट करें इन्वर्टर। स्टार्ट करें इन्वर्टर। अरे बताओ यार, अब तो बहुत इजी टॉपिक आ गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा ये। इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। फॉर्मूले भी पूरे इन्वर्टर में मान के चलना। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 10 फॉर्मूले बताऊंगा, 10-15 फॉर्मूले में आपका इन्वर्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्वर्टर में इतने फॉर्मूले भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले, मैक्सिमम 10 से 15 फॉर्मूले होंगे। उनको भी मैं किस तरीके से याद रखवा दूंगा आपको, तो हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, कल से करते हैं। चलो ठीक है, चलो कोई ना, कल से करते हैं अपन, ठीक है। कल से स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर, ठीक है। कल ध्यान रखना, कल आपका सिंगल फेज इन्वर्ट, ये ज्यादा लेंदी नहीं होता है इन्वर्टर, तो कल, और ये ध्यान, क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत इजी बनता है, तो क्लास मिस मत करना। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे इन्वर्टर। आज आप कन्वर्टर के गेट के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अपन कल सेम टाइम पर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।